कि डॉट एम की किस तरह की परफॉर्मेंस रही है और क्या वो इम्पैक्ट डाल पाए। देख यार, डॉट एम की परफॉर्मेंस पे अब मैं क्या बोलूं यार। डॉट एम की परफॉर्मेंस ऐसी थी कि उन्होंने अपनी हसल जर्नी में ना डॉट लगा दिया अपना ही रास्ता काट गए। बचे रहना, और ये पहली बिल्ली निकली जिसने अपना ही रास्ता काट दिया यार। तो ये देख वो मैंने स्टैन हो जाता और स्टैन ने भूत बना दिया था डेविल का। भूत बना देते और डेविल सबसे बड़ा ना बादशाह की ऐसी की तैसी बच्चे में बाल भी उड़ जाते बादशाह के भाई साहब। सही बात है, बच्चे बाल भी उड़ जाते हैं भाई। सही बात है। नहीं उस दिन तो भाई मतलब वाला सीन होता है, मैं हूँ जियान। क्या रैपर राइम करा पा रहे हैं? कुछ रैपर्स ने सीधे मौत चुन ली और कुछ रैपर्स तोड़फोड़ मचा रहे हैं। सेंस तो पिछले हफ्ते भी पूरे सेंस में थे, पर इस बार वो स्क्वाड बॉसेस और जजेस को भी सेंस में ले आए। क्यों? सही बोला ना, हम हैं जोयल ब्रदर्स एंड वेलकम टू हिप हॉप रिएक्टर रेडियो। सो गाइज, आज हम हसल के सीजन 4 के एपिसोड नंबर 3 और 4 का रिव्यू करने जा रहे हैं। तो गाइज, इस पॉडकास्ट में आज हम डिस्कस करेंगे कि इन दोनों एपिसोड्स में किस तरह के कंटेस्टेंट आए, किन कंटेस्टेंट ने धमाका मचाया, कौन से कंटेस्टेंट्स को देख के इतना मजा नहीं आया, कौन हडल रूम में गया और किसको मिला रेडियो रेडी। तो गाइज, आज इसी पे हम बात करेंगे और देखेंगे कि हमने क्या क्या एंजॉय किया, क्या क्या हमें मजा नहीं आया, डिसीजंस पे बात करेंगे, क्या फ्लो रहा, इन सब टेक्निकलिटीज पे हम बात करेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं गाइज। और कंटेस्टेंट्स की तरफ सबसे पहले चलते हैं, क्योंकि इस बार एपिसोड में फिर कुछ नए कंटेस्टेंट्स आए और मजा भी आया। तो सबसे पहले जो कंटेस्टेंट आए वो थे दानिश, और इनका ट्रैक का नाम था नजारे। सो भाई, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दानिश? भाई यार, फैन कर दिया इस बंदे ने। ब्रो मतलब जिस तरीके से ये आए, इन्होंने बिल्कुल एक स्लेव होता है ना आती ऑरा में, कैप पहन रखी है विज खलीफा स्टाइल की, और ये आए और जिस तरीके से इन्होंने क्योंकि ये ड्रम बीट भी बीट बॉक्सिंग भी करते हैं। हाँ जी। और भाई इन्होंने ना नजारे लगा दिए भाई वहां पर, मतलब जिसे बोलते हैं ना कि पूरा नजारा ही चेंज कर दिया पूरे हसल उसका। और मतलब तुझे क्या लगता है कि तुझे इनकी वाइब कैसी लगी इसमें? मेरे को ऐसा लगा क्योंकि देखो, सबसे पहले ना ये बंदा एक तो ना पूरे अभी तक का जो पहले 2 एपिसोड हुए थे उसमें जो कंटेस्टेंट आए वो बिल्कुल इस वाइब के सेलेक्ट नहीं हुए थे। Yes, that's what I'm talking about. और इस एपिसोड में ये जब अपनी वाइब लेके आए ना, तो बहुत खतरनाक वाइब लेके आए और बिल्कुल सूदिंग वाइब लेके आए। पहली चीज, ये हिप हॉप इन्होंने जब स्टार्ट करा था, जैसे इन्होंने बताया कि इन्होंने एज अ बीट बॉक्सर स्टार्ट करा, फिर ये रैपिंग में है ना। तो धीरे धीरे भाई जब इन्होंने अपना वर्ड स्टार्ट करा, तो बीट बॉक्सिंग का ब्लेंड प्लस रैपिंग, और जिस तरह का ट्रैक इन्होंने बनाया ना, मतलब आप रात को सोने से पहले सुन सकते हो, कार ड्राइव करते हुए सुन सकते हो, मतलब बहुत ही सही। सैक्सोफोन जो भाई ने प्ले करा, भाई वोकल की जो रेंज है बंदे की, बिल्कुल बहुत तगड़ी रेंज है यार, बहुत बढ़िया आर्टिस्ट है ब्रो। जिस तरीके से ये शुरुआत में आए, इन्होंने शुरुआत में अपने वर्ड्स में बार से स्टार्ट किए, वो कहीं ना कहीं जो वो परिणीता मूवी नहीं थी, यस गाना क्या था यार उसका, कैसी नहीं बातें, ये बातें जुबानी, और उसी तरह का थोड़ा वाइब आ रही थी। ओल्ड स्कूल जो पुराने इस तरीके के ब्लूज हुआ करते थे, इन्हें ब्लूज कहा जाता है, तो उस तरीके से थोड़ा आए। फिर बीच में इन्होंने रैप किया। फिर कहीं ये अपनी वॉइस में मॉड्यूलेशन कर रहे थे, जैसा उषा उत्तुप किया करती थी। मुझे थोड़ा फील उसका नहीं आ रहा था हल्का सा। मतलब इनकी यार, इन्होंने ना समा बांध दिया था भाई, समा बांध दिया। और इनके बारे में ना एक चीज जो बहुत अच्छी लगी वो ये लगी कि इन्होंने ना वो फील क्रिएट करा, और वो फील ना जजेस तक भी पहुंचा, स्क्वाड बॉसेस तक भी पहुंचा। और वो चीज, क्योंकि लास्ट एपिसोड में यार ऐसे ही फील के जो आर्टिस्ट जिन्होंने इस तरह से थोड़ा लाइट फील में परफॉर्म करा, सूदिंग एनर्जी के साथ परफॉर्म करा, वो नहीं सिलेक्ट हो पा रहे थे। तो इन्हें सिलेक्ट होते हुए देख के जो मजा आया भाई बहुत ही बढ़िया, पूरा मूड चेंज कर दिया था पूरा इन्होंने। मतलब ऐसा होता है ना कि पहली परफॉर्मेंस आई और वो इतनी ग्रेट गई ना, तो देख के खुशी होती है भाई की, मतलब बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस, बहुत सही परफॉर्मेंस, दिल खुश कर दिया था यार इन्होंने। और इनका मजा आ गया था, मतलब इनका देख के ना। और जो इम्पैक्ट आना चाहिए ना, सूदिंग गानों का जो इम्पैक्ट होता है ना, वो इन्होंने बताया कि यार वो इम्पैक्ट कैसा होता है, राइट? बिल्कुल। और सैक्सोफोन भी, जैसा तुमने कहा ही कि सैक्सोफोन भी बहुत अच्छा लग रहा था, मतलब जिस तरीके से कर रहे थे। और बाद में एंड में जब रफ्तार इन लोग को भी पसंद बहुत आया, तो बाद में फिर ट्रम्पेट भी बजा के, जब थोड़ा और बीट बॉक्सिंग के लिए जब बोला, बजाया था, तो मतलब जिसे बोलते हैं ना भाई, बंदा आया बिगुल बजा के, ही केम एंड ही सॉ एंड
वन द वॉर, जैसे बोलते हैं ना, कॉन्कर्ड वही करा इन्होंने। बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस, बहुत बढ़िया, टोटली लव्ड इट। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही सही, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस थी। अब अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट पे आते हैं आपके स्याही। और भाई स्याही के बारे में आप क्या कहना चाहोगे यार? स्याही बिखेर पाए नहीं बिखेर पाए स्टेज पे? स्याही बिखेर, इन्होंने तो आतंक मचा दिया। और सबसे अच्छी बात है, इनका गाने का जो ट्रैक का नाम था वो स्टिल हैवी वेट करके इन्होंने ट्रैक लेके आए थे। और ये अहमदाबाद से, अहमदाबाद से बिलोंग करते हैं। और इन्होंने वहां का अपना पूरा वो बताया, हुड भी बता रखा था। और भाई जो इन्होंने मतलब जिस तरह से स्पोकन वर्ड्स स्टाइल ऑफ रैप इन्होंने करा, और भाई जो करा ना, मतलब कनेक्ट कर पाए वो उस तरह से। और रफ्तार ने भी कहीं ना कहीं फिर डीनो जेम्स का भी एग्जांपल दिया कि उन्होंने उससे सुना था। पर भाई इन्होंने ना बहुत तगड़ा परफॉर्म करा। और सबसे अच्छी बात कि इन्होंने वहां पे अपनी कम्युनिटी भी क्रिएट करी है, कम्युनिटी डेवलप कर रखी है। इनकी कम्युनिटी में हिप हॉप आर्टिस्ट हैं, ग्राफिटी आर्टिस्ट हैं, आपके डीमैक्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं वो बाइक, अच्छा BMX राइडर्स हैं, जैसा उनके वीडियो में भी दिखाया जा रहा था। और इन्होंने यार एक हिप हॉप पेज भी बना रखा है, उस टाइम पे डेवलप किया था इन्होंने, जहां पर हिप हॉप आर्टिस्ट अपनी कुछ प्रॉब्लम्स हैं या कहीं इनकी साइफर्स चल रही है या कुछ चल रहा है, तो वहां इनवाइट करने के लिए ये लोग उसका यूज करते थे। एंड ही हैड डन हसल, जिसे बोलते हैं ना, एक प्रॉपर हसल जिसे बोलते हैं। बहुत बढ़िया इन्होंने वो करा यार। और इनका जो परफॉर्मेंस आया भाई, स्पोकन वर्ड्स पे इन्होंने इतना, और पार्ट्स इतने स्ट्रांग थे, डीप थे, कनेक्शन बहुत अच्छा, वेरिएशन था फ्लो में, बहुत सही तरीके से दिखा रहे थे अपनी परफॉर्मेंस। और पता चल रहा था कि यार आर्टिस्ट पुराना है, क्योंकि ये रागा के साथ भी काम कर चुके हैं, और ये विचार के साथ भी अभी बुलेट प्रूफ करके इनका ट्रैक है उनके साथ। तो पहले से ही मतलब काफी पुराने आर्टिस्ट हैं, और कई जगह वो एक एक्सपीरियंस लेवल ना भाई, एक्सपीरियंस दिख रहा है गाइस, वो चीज ना दिख रही थी। और यार मुझे ना इनका एक तो पोएट्री स्टाइल रैप जो था, उसका स्ट्रक्चर बहुत पसंद आया। अच्छा था, बहुत अच्छा था। स्पोकन स्टाइल रैप में जैसा तूने कहा भी, वो करना आसान नहीं होता, क्योंकि स्पोकन स्टाइल में ना आपके वेरिएशंस बहुत होते हैं। मतलब आपको बीट पकड़ के चलना पड़ता है, क्योंकि स्पोकन वर्ड में आप बहुत स्पीड से नहीं बोल रहे हो, आपको वर्ड्स कहाँ पर पॉजेज लेने हैं, कितना क्या करना है, उस चीज का ध्यान रखना पड़ता है। वो बहुत ज्यादा। और आप इनके गाने के बारे में भी अगर हम बात करें तो इन्होंने गाने का ना बहुत डीप ले रखा था, कि जब आप आफ्टर लाइफ एक आप शैतान से बात कर रहे हो और एक आप एंजल से बात कर रहे हो, और फिर बता रहे हो कि भाई क्या किया, क्या सही किया, क्या गलत किया। तो भाई पोएट्री बहुत सी, टॉपिक बहुत अच्छा ले रखा था इन्होंने। और इवन ईपीआर ने बात करी कि एक्सक्यूशन बाय एमसी, ये बहुत बढ़िया हुआ है। मतलब बीइंग एन एमसी, बीइंग अ रैपर, आपने जो एग्जीक्यूट करा है वो बहुत तगड़ा है, तो मजा आ गया था सुन के। मतलब ऐसा कहीं नहीं, स्पोकन वर्ड में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है ना, कभी भी ऐसा लगता है कि ऑफ ना हो जाए। यस, दैट वाज आई वाज टॉकिंग अबाउट, ऑफ ना हो जाए, ये डर रहता है, ऑफ रिदम चला जाता है बंदा कई बार ना, क्योंकि आप उस टेम्पो पे नहीं गा रहे हो जिस पे बीट चल रही है। आप बीट तो बिल्कुल पीछे हल्का सा म्यूजिक चलता है और आप स्पोकन वर्ड्स वो कर रहे हो, तो कहीं ऑफ ना हो जाए, या चीजें ऐसे ना लग जाए कि भाई ये तो बिल्कुल अजीब हो गया। बिल्कुल। अगर मैं एक एग्जांपल दूं तो जो स्पोकन स्टाइल ऑफ रैप करते हैं वो जाने जाते हैं आपके तला अंजुम का आप डाउनर एंड डस्ट सुनिए या अफसाने सुनिए, तो उसमें आपको पता चलेगा कि काफी ज्यादा स्पोकन पोएट्री स्टाइल ऑफ रैप करते हैं आपको, तो उसमें हल्का सूदिंग स्टाइल म्यूजिक चलता रहेगा, उसमें वो रैप करते रहेंगे, इस तरीके का। तो भाई ये जो आर्टिस्ट थे, इन्होंने तो मतलब अहमदाबाद की क्या बोलते हैं, भुक्के करे ना के वाला जो एक होता है ना, वो सब जो होता है ना, मतलब वो कर दिया भाई। मतलब ऐसा लग रहा था कि भाई वो बूम फाड़ी दे, बूम फाड़ी देसी, बस इन्होंने बूम फाड़ दिया और सब कुछ फाड़ दिया, बूम फाड़ी देसी। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि ये सबके मुंह पे साई पोत के जाएंगे। बिल्कुल, ही वाज गुड यार, ही वाज गुड। उनका हसल ना एक्चुअली एक जो हसलिंग आर्टिस्ट होता है ना, जैसे स्ट्रगल किया, वो उसके चेहरे पे दिख जाता है, दिख रहा था उनका, हो गया, ये होगा ना, इन लोगों का वो दिख रहा था, रॉनेस होती है इनमें। बिल्कुल, बहुत तगड़ा था गाइस, मजा आया इनको सुनने में ना। स्पोकन वर्ड बहुत कम आर्टिस्ट हैं जो करते हैं, पर अच्छा करा इन्होंने। तो भाई उसके बाद आए जो तीसरे रैपर, जिनका नाम था डेविल द राइमर, और इन्होंने ट्रैक करा ऐसा पैसा। तो भाई आप बताओ, ऐसा पैसा डेविल का कैसा लगा आपको? भाई ये दैत्य हैं एक तरीके के डेविल द राइमर। इन्होंने एक्चुअली जब ये आए थे, इनसे पूछा आप क्या कर रहे हैं, गाना, तो इन्होंने कहा मैं एक एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ। और गाइज मैं आपको बोलना चाहूंगा, जो यंग रैपर्स हैं, कहीं आप स्टेज में परफॉर्मेंस करने जा रहे हो, तो आप वो चीज करो जिसमें आप सबसे ज्यादा वो हो, मतलब आप स्ट्रांग हो, या आप नई चीज कर रहे हो तो प्रॉपरली प्रैक्टिस करके जाओ ब्रो। अब यहां पर हुआ क्या, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया,
करा ठीक, पर उस तरीके से निकल के नहीं आया जिसके लिए ये जाने जाते हैं। He is known for his choppers, high profile choppers. He has already set a bar for himself. और ये ट्रैक उस बार पे पहुंच नहीं पाया, तो इस वजह से थोड़ा सा स्क्वाड बॉसेस और जजेस को डिस्कनेक्टेड चला लगा। और डीएमसी ने भी जब ये आए तो डीएमसी ने कहा ये गॉश जितना, कि रागा ने बोला था, रागा ने कहा कि ये गॉश जितना, जैसा अगर आपने गॉश का वो सुना हुआ है तो ये उसी लेवल का करते हैं। तो कहीं ना कहीं हाइप पहले ही बन चुकी थी, पर उसके बाद फिर ऐसा पैसा ट्रैक मुझसे भी कनेक्ट नहीं हो पाया। आई वॉज नॉट दैट इम्प्रेस्ड, क्योंकि इससे पहले की 2 परफॉर्मेंस वॉज रियली गुड। और कहीं ना कहीं ये भी हुआ कि रागा ने बताया था कि जो गॉश है वो सेकंड फास्टेस्ट है इंडिया में, एंड जो डेविल है वो फर्स्ट नंबर पे है। तो एक ना ये बोलने के बाद ना लोग वो एक एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई कि भाई उस तरह का परफॉर्मेंस होने वाला है, पर भाई ने फन ट्रैक को करा। और एक तरह से देखिए वो गलत भी नहीं कह सकते, क्योंकि शायद वो चाह रहे होंगे मैं और चीजें भी दिखाऊं, क्योंकि ये तो लोगों ने देखा होगा, तो और चीज दिखाने के चक्कर में, पर कंपटीशन है वो चीज शायद वैसे ही कंपटीशन में। और अभी आप बिल्कुल पहली स्टेज में थे, आपको स्क्वाड बॉक्सेस हायर होने थे, आपने स्क्वाड बॉसेस के उसमें जाना था। तो प्लीज डोंट डू दिस। मैं किसी भी नए आर्टिस्ट को ये बोलना चाहूंगा, डोंट डू दिस। अगर आप किसी कंपटीशन में गए हो या किसी ऐसे रियलिटी शो में गए हो, आप वो करो जिसमें आप सबसे ज्यादा स्ट्रांग हो। इवन एक परफॉर्मेंस में इक्का ने भी कहा था कि मैं, उनका कोई गाना था, कोई ट्रैक था जिसमें बहुत तगड़े चॉपर्स हैं। हाँ। कहते मैं अभी तक उसमें कंफर्टेबल नहीं हूं, तो मैं वो ज्यादातर नहीं करता हूं। तो ये चीजें आप निभाव ना पाओ, अपना सबसे बेस्ट देने की कोशिश करो। बिल्कुल ये उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली, क्योंकि गाने की बात करें, देखिए ट्रैक सिलेक्शन वॉज नॉट गुड एट दैट मोमेंट ऑफ द कॉम्पिटिशन, एंड ये बात सारे स्क्वाड बॉसेस ने बोली, इवन रफ्तार ने भी वो चीज करी। और कहीं ना कहीं ट्रैक अच्छा इन द सेंस कि अपने फील्ड में अच्छा था, पर कंपटीशन में और जिस तरह की आपकी इमेज है और जिस तरह के आप वो लेके आ रहे हो, जिस तरह के आपने अपने बार सेट करा हुआ वो नहीं बैठ पाया। पर भाई रैपर ये बहुत अच्छे हैं, ये इन्होंने पता चल रहा था, और ही इज अ गुड रैपर। बस वो ये कि थोड़ा सा टाइम उस दिन वो नहीं बैठा, तो उस वजह से ये सिलेक्ट नहीं हो पाए। डिस्कनेक्शन सा महसूस हुआ, इसलिए इनको हडल रूम में भेजा गया दूसरी चांस के लिए। और ये था कि पहले 2 एपिसोड से भी कुछ हडल रूम में गए थे, यहाँ से भी आप पहला कंटेस्टेंट गाइस इस एपिसोड का हडल रूम में चले गया। तो थोड़ा सा दुख हुआ, हमें भी लगा यार, क्योंकि जो गॉश के लेवल का रैपर है, अगर वो यार हडल रूम में जाएगा तो, पर ये हाँ कहते हैं ना, जैसा हम बोलते हैं यार कि शायद वो दिन नहीं था आपका। इट डजंट मीन कि ही इज नॉट अ गुड आर्टिस्ट, बट ये था कि दिन नहीं था उस दिन। वो कुछ ऐसा हो गया कि मतलब डेविल पे ही भारी पड़ गया। बिल्कुल ब्रो, डेविल पे ही उस दिन भारी पड़ गया। थोड़ा ये चीज हो गई। इनकी परफॉर्मेंस ठीक थी, पर उस दिन नहीं बैठ पाई। तो चलिए फिर अब दूसरे परफॉर्मेंस पे जाते हैं, और ये थे जो दूसरे परफॉर्मर, उनका नाम था किल स्विच। तो भाई ये स्विच को किल कर पाए कि नहीं कर पाए? किल स्विच, हाँ, इनका जो ट्रैक था गाइस वो था ट्रैक फिस्ट अप करके। एंड अगर बात करें तो ये इन्होंने इनका जब हमने ट्रैक सुना तो ट्रैक भाई बहुत सही था, क्योंकि ये जो ट्रैक था ना, एक मैसेज और जो वैसा होता है ना एक्टिविस्ट टाइप के जो ट्रैक्स होते हैं, जो सोशलिज्म पे बात करते हैं, जो कहीं ना कहीं ये बताते हैं कि भाई पूरे समाज में ये गलत है, ये सही है, ये सारी बातें शायद सही चल रही हैं, ये गलत चल रहा है, हमें इसे चेंज करना है। तो कलम से जो बदलाव लाए जाते हैं वो इन तरह के ट्रैक से लाए जाते हैं अपनी मैसेज को इन द फॉर्म ऑफ रैप। तो गाइज इनका वो तो बहुत अच्छा था, जो स्ट्रक्चर था, जो स्क्रिप्ट इन्होंने लिखी, जो इन्होंने रैप तैयार करा, वो तो बहुत पर कहीं ना कहीं मुझे ये चीज फील हुई कि ये ना एज अ परफॉर्मर परफॉर्म नहीं कर पाए। जितना वेटेज आपकी कलम में है उतना वेटेज आपकी परफॉर्मेंस में नहीं दिखा। क्यों भाई, आपको क्या लगता है? वो ये यस दैट आई वाज ट्राइंग टू से कि मतलब अभी मैं कहना चाह रहा था कि मतलब ना वो कन्विक्शन से नहीं किया। यस, जो आप लिख रहे हो, आपकी जो लिरिक शीट में लिखा हुआ है, आप अगर उसे परफॉर्म उस कन्विक्शन से नहीं कर पाए, क्योंकि आप क्रांतिकारी बातें कर रहे हो अपने लिरिक्स में। बिल्कुल। तो अगर आप उस क्रांतिकारी तरीके से उसे बोल नहीं पाए, उसे कह नहीं पाए, तो वो यार फिर हल्का सा ना फीका लगने लगता है। भले ही फिर आपकी कितना ही अच्छा लिरिसिज्म हो, लिरिसिज्म अच्छा था, बहुत अच्छा था, बहुत बढ़िया। बोल तो रहे हैं कि स्क्रिप्ट भाई जो लिखी है ना आपने, बहुत बढ़िया लिखी, जो फ्लो अच्छा था, रिदम अच्छा था, पर कहीं ना कहीं कन्विक्शन, एनर्जी में कहीं ना कहीं थोड़ा लो हो गए। वो कह ही रहे थे कि जैसे जो इसका हुक था
बहुत बढ़िया था। फिस्ट अप करके जो हुक था बहुत बढ़िया था। 2-3-4 तरह के इन्होंने फ्लोज यूज करे और ईपीआर को भी बहुत पसंद आया। उन्होंने कहा भी था पर प्रोजेक्शन कहीं ना कहीं अच्छा नहीं था। और वही एमसी, अगर डीएमसी और डीनो की बात करें तो उन्होंने ये चीज उजागर करी थी कि भाई कहीं ना कहीं आपका मुझे वो निकल के नहीं आ पाई वो परफॉर्मेंस जो हम चाहते थे आपसे, या जिस तरीके से आपके इम्पैक्ट नहीं पड़ पाया। वही होता है ना कि अगर आप बहुत हल्की बात भी बहुत अच्छे तरीके से कह रहे हो तो उसका भारपन बढ़ जाता है। पर अगर आप बहुत भारी बातें भी उस कन्विक्शन से नहीं कह पा रहे हो तो आपको फॉलो नहीं करेंगे। उस टाइम पे जब आप सोशलिज्म और इस तरह की बातें कर रहे हो, उस हिप हॉप के सब जनरा, रैप के सब जनरा में आ रहे हो जहां एक्टिविज्म और इस तरह के रैप लिखे जाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो वाइब मैच नहीं होती। और ऐसे ट्रैक में ना ज्यादातर यार एग्रेसिव रहना बहुत जरूरी है। यू हैव टू बी एग्रेसिव। और ऐसा नहीं यार, ये बंदा एटलांटा गया था जहां पे वो स्कूल ऑफ हिप हॉप में गया, जो इकलौता स्कूल है हिप हॉप का। वहां पे पूरे इंडिया से एक ही बंदे का ये सिलेक्ट हुए थे, गए वहां पे सीखा, सब कुछ अच्छा करा, पर वो प्रोजेक्शन इन्हें ही लाना पड़ेगा क्योंकि लिखाई में दम है यार। और हसल की मैं एक बात और बताना चाहूँ, हसल ना सारे वही रैपर ला रहा है भाई जो कहीं ना कहीं स्टेबल है। बिल्कुल, मतलब कहीं ना कहीं स्टैब्लिश हो रखे हैं, अपने रैप वर्ल्ड में स्टेबल है, बहुत अच्छी एक इमेज बना चुके हैं, मतलब एक्सपीरियंस है इनमें से। कोई ऐसा नहीं है कि बस वो 6 महीने से या 8 महीने प्रैक्टिस कर रहा था, हसल का कॉल आया और सीधा हसल पे पहुंच गए, ऐसा कोई नहीं है। ऐसा कोई नहीं है। और एक बात और थी, इन्हें सिर्फ 2 ही प्लेलिस्ट में इन्हें 2 ऐड टू प्लेलिस्ट 2 ही मिले। पर ये था कि इनका मुझे लगता है लिरिसिज्म और जो एक्टिविज्म वाला थोड़ा क्रांतिकारी लिरिक्स थे, उससे जजेस इंप्रेस्ड हुए और उन्होंने रेडियो रेडी बटन इन्हें प्रोवाइड करा। और वो कारण भी यही था कि कहीं ना कहीं देखिए परफॉर्म उस तरह नहीं था, पर कहीं ना कहीं फ्लोस पता चल रहे थे, कहीं ना कहीं सिलेबल्स को किस तरह यूज करा वो दिख रहा था। इम्पैक्ट जो आपका टॉपिक था वो बहुत स्ट्रांग था जिसपे आप कर रहे थे, बस वो परफॉर्म नहीं हो पा रहा था। तो पर वो चीज कहीं ना कहीं इक्का और रफ्तार को फील हुई, उन्होंने रेडियो रेडी दिया जैसे भाई ने कहा अभी। एंड उसके बाद वो सीधे चले गए, मतलब उसके बाद आपको पता ही है कि उसके बाद दे कैन डिसाइड, जज कैन डिसाइड कि आपको किसकी टीम में जाना। तो किसी ना एक स्क्वाड के बॉस में उन्हें ईपीआर में उन्हें भेज दिया गया, राइट। तो बहुत अच्छा रहा, काफी सही रहा, पर हमें लगा कि स्विच जो हुआ ना वो किल नहीं हो पाया। बिल्कुल किल नहीं हो पाया, ये बात तो किल नहीं हो पाया, ये किल कर नहीं पाए उस दिन। ऐसा नहीं है कि इनमें कैपेबिलिटी नहीं है या वो स्किल्स तो बहुत अच्छी है, स्किल्स दिख रहे थे, पर वही होती है ना, एक परफॉर्मेंस आपकी तभी निकल के आती है जब वो फुली पैकेज्ड हो, आपकी वाइब एक चीज ना सिंक में आनी चाहिए, तभी फुल परफॉर्मेंस निकल के आती है, नहीं तो फिर वो थोड़ा बहुत कहीं। पर चलो गाइस, कहीं ना कहीं वो ईपीआर स्कूल ऑफ रैपिंग में जा चुके हैं, तो कुछ नया ही सीखेंगे। ईपीआर कुछ ना कुछ तो इंजेक्ट करेंगे उन पे, क्योंकि ये फटेंगे आगे चल के, हमें ऐसा लगता है फिर फटेंगे, क्योंकि ईपीआर जो स्कूल है उन पे काफी सारी ऐसी किताबें हैं जो इंजेक्ट कर दी जाती हैं अपने उन पे, और उसके बाद वो फटते हैं, तो लग रहा है ये फटेंगे इसके बाद, है ना। तो बहुत सही है, ये चीजें भी बहुत अच्छी गई हैं। अब अगले जो रैपर आए थे गाइज, उनका नाम था मेनिस्टन, एंड उनका जो ट्रैक था उसका नाम ओए होए। यस, ओए होए इज द ट्रैक नेम। सो मेनिस्टन गाइज हमारे इन नेक्स्ट आर्टिस्ट आए थे और इनका जो ट्रैक था उसका नाम था ओए होए। तो भाई क्या आपको ओए होए हुआ इनके ट्रैक को सुन के? ओए होए हो रहा था, तो कहीं कुछ थोड़ा सा प्रॉब्लम तो थी ट्रैक में, इसलिए वो पूरी तरीके से हो नहीं पाया। ओए होए होना चाहिए था। तो स्टार्ट अच्छी दी थी इन्होंने, जो अगर स्टार्ट की आप बात करोगे ना, तो स्टार्ट में इनका फ्लो कहीं ना कहीं ये थोड़ा प्रदीप वाले उसमें जा रहे थे। हाँ। मुझे कहीं ना कहीं एक फील आ रहा था, क्योंकि अभी हमने डीएसपी भी रिव्यू किया है, हाँ। तो उसका थोड़ा सा कहीं ना कहीं फ्लो आ रहा था प्रदीप का। इन द स्टार्टिंग वर्ड्स जो फ्यू बार्स थे वो प्रदीप, स्टेज प्रेजेंस बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। फर्स्ट वर्ड्स इनका मुझे थोड़ा सा हल्का लगा, पर सेकंड वर्ड्स में जब ये आते हैं ना, जब ये हुक मारते हैं अपना, इनका हुक वाज लेट, हाँ। बहुत बढ़िया था। अच्छा, ये तो मेरा था, अब तू बता, तेरे मैं सुनना चाह रहा हूं, तू क्या बोलता है? नहीं हो पाया, हो पाया पर पूरा नहीं हो पाया, क्योंकि बात ये हुई कि इन्होंने जो वो ट्रेवल करा ना, उसके वजह से वो ज्यादा और थोड़ा गलत तरीके से ट्रेवल किया। पहले ही वर्ष में इन्होंने अपना करने के बाद ही शायद ट्रेवल कर लिया, और उसके जैसे ना ब्रेथ इनकी वो हो गई थी, तो फिर ब्रेथ छूटने लग गई थी, पता चल रहा था वो बात है। एक चीज है ना कि जब आप परफॉर्म कर रहे हो तो आपको ये भी नोट करना है, आपको हर चीज देख के चलनी है, मुझे कितना ट्रेवल करना है, मेरी कितनी ब्रेथ है, इस वर्ड्स में अभी मुझे इतना बचा के चलना है। तुमने उतना पूरा ट्रेवल कर दिया और उसके बाद तुम्हारे पास ब्रेथ नहीं बची। ही वाज लिटरली गेटिंग
आउट ऑफ ब्रेथ, एग्जॉस्ट हो गए थे उसके वजह से, और उसके वजह से वो सारा इफेक्ट ना उनकी परफॉर्मेंस में कहीं ना कहीं दिख रहा था। इसी के वजह से कहीं ना कहीं जजेस ने भी ये बात को बोला, स्क्वाड बॉसेस ने भी ये बात को बोला कि आपने जो ट्रेवल करा, अगर आप अपने जब एंड कर रहे थे, बिल्कुल एंड उसमें जा रहे थे, और तब जब आप हुक बोल रहे थे अपना, तो उस टाइम पे करते तो ये चीज आपको बहुत बढ़िया लगती और बहुत मजा भी आता है। इसी की वजह से गाइस शायद यही मेजर कारण बना कि इनको 2 ही बजर मिले और 2 ही लोगों की प्लेलिस्ट पे ये जा पाए। मैं ये भी कहना चाहूंगा कि फर्स्ट वर्ड्स, जैसा मैं बोल ही रहा था कि फर्स्ट वर्ड्स में ये ठीक एवरेज लग रहे थे, पर सेकंड वर्ड्स में ना इन्होंने टेम्पो उठाया अपना, पिक किया। सेकंड वर्ड्स में इन्होंने फ्लो चेंज किए अपने, थोड़ा स्पीड में भी वेरिएशन आ रहा था, पर वही ब्रेथ आउट ऑफ ब्रेथ हो गया, आउट ऑफ ब्रेथ होने के वजह से कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम हो गई। जबकि एक चीज शायद किसी ने नोटिस नहीं करी इसमें, पर मैंने 3-4 बार देखा, क्योंकि वो मैं कैप्शंस पढ़ता हूं, इनका ना एक वर्ड बोला था इन्होंने, यूबर शिट, ठीक है, एक वो था, तो उसमें वो यूबर शिट खा गए थे, यूबर तक बोला, शिट खा गए थे, लास्ट वर्ड खा गए, बिल्कुल, तो वो वहां पर मिस हुआ थोड़ा सा, तो वहां पर परफॉर्मेंस थोड़ा सा हैम्पर करती है यार इस वजह से, अगर आप आउट ऑफ ब्रेथ हो रहे हो। आपने ये भी देखा होगा, इन्होंने ना ईपीआर ने भी ये चीज बताई थी, सिमलीज का भी काफी अच्छा यूज भी करा था, ऐसा नहीं, पॉजिटिव्स भी बहुत सारे थे, ऐसा नहीं कि पॉजिटिव नहीं है, पॉजिटिव भी काफी सारे थे इनके उसमें। और ईपीआर ने शायद इनको मतलब ये था कि अभी ये हडल रूम में गए, फिर अब हमने नेक्स्ट एपिसोड में देखना है कि किस हिसाब से इन्होंने परफॉर्म करना है। तो ये बहुत बढ़िया गया गाइस, मतलब बढ़िया जा सकता था, बढ़िया तो नहीं गया, पर बढ़िया जा सकता था। अगर ये शायद वो ब्रेथ का प्रॉब्लम ना आता तो शायद ये काफी अच्छे हो, तो ये भी फिर हडल रूम में चले गए। हाँ, तो गाइस ये तो बात थी आपकी मैनिस्टन की, और अब आए हैं झटका देने, एक लोग कहते नहीं बीड़ी जलैले, तो उस स्टाइल का झटका देने वोल्ट आए थे लखनऊ यूपी से। यस, तो भाई कैसी लगी इसकी परफॉर्मेंस? इनकी परफॉर्मेंस से झटका नहीं लग पाया, जो झटका लगना था ना वो झटका नहीं लग पाया। और कहीं ना कहीं काली बिल्ली इनके ट्रैक का नाम था, और अपने आप को बता रहे थे कि मैं खुद ये काली बिल्ली हूं, तो मुझसे बचे रहना। और ये पहली बिल्ली निकली जिसने अपना ही रास्ता काट दिया यार। तो ये चीज है, पर एक चीज है इनके बारे में, एक चीज मुझे अच्छी लगी, एक तो रेफरेंसेस अच्छे थे, पर प्रॉब्लम ये था, ये इनका जो ट्रैक था वो खुल्लर जी जैसा साउंड कर रहा था। यस, गली की मैं आलमंड वाला की, रफ्तार ने भी ये चीज नोटिस पकड़ ली थी। और ऐसा होता है ना कि आप पूरा का पूरा स्टाइल नहीं कॉपी कर देते हो यार। खुल्लर जी इस समय अपने एक लेवल पे, ठीक है, उनके वो यार हसल से गए हैं, वो सबसे बड़ी बात है, वो हसल से गए हैं, वो हसल से गए हैं, और तुम वहीं हसल के एक उसका जो अपने लेवल पे है, और बिल्कुल उसने लिटरली ये फ्लो क्रिएट किया है अपने लिए, ठीक है, तुम उसका वो फ्लो नहीं मार सकते वहां पर। खुल्लर जी स्टाइल ऑफ फ्लो और रिदम साफ पता चल रहा था। बार्स डिडंट इम्प्रेस मी, बार्स थोड़ा एवरेज ही लगे मुझे, ठीक है। और फिर यार चेरी ऑन द केक तो नहीं कहेंगे, अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारने वाली बात, फंबल भी हुए, फंबल हो गए, वो यार बहुत खराब लगा, मतलब जैसे बोलते हैं ना, हाँ, वो थोड़ा सा फंबल हो गए, थोड़ा सा कहीं ना कहीं अपना, और वो फिर खुल्लर जी वाला इफेक्ट आ गया। और एक जगह पे ना मुझे जो अच्छी चीज बताता हूँ, हाँ जी, वो बहुत सही लग रहा था, पर वो ये फिर वो खुल्लर जी टच वाला इफेक्ट आ जा रहा था, तो करते ही इसी तरह से ना, तो वो यार थोड़ा गड़बड़ हो गया मामला। तो ये जहां पर फंबल हुए थे, वो तू गूफ बॉल पूरा वर्ल्ड खा गए, फिर उसके बाद एक पूरी बारी खा गए थे भाई, मिस द होल बार सॉन्ग ओनली लूज स्टॉप करके एक पूरी लाइन थी, वो लाइन ही खा गए थे, तो मतलब ये था। इनको देख के ना कहीं ये फील हुआ है कि शायद ये लिखते तो बहुत अच्छा है, पर शायद अभी तक इन्होंने परफॉर्म इतना ज्यादा नहीं किया है, लैक ऑफ एक्सपीरियंस इन परफॉर्मेंस है, तो शायद अभी तक इतना ज्यादा परफॉर्म नहीं करे, क्योंकि बाकी जो आर्टिस्ट है ना वो ऑलरेडी स्टेज शोज करते हैं, कहीं ना कहीं गाने ड्रॉप्स हैं, कोलैब्स हो रखी हैं, वीडियो ऑफिशियल वीडियोस आ रखी हैं, तो आप जब कैमरा के सामने होते हो ना, या आपने थोड़ा भी परफॉर्म कर रखा है, तो मुझे लगता है कि शायद जो ये थे इनको इतना एक्सपीरियंस था नहीं, स्टेज पे शायद कभी परफॉर्म किया नहीं स्टेज का, क्योंकि अगर देखिए इन्होंने वीडियोस भी बनाए हैं, तो वीडियो से आप कैमरा कॉन्शियस तो हटा सकते हो, पर स्टेज फियर आपका तभी हटेगा व्हेन यू विल परफॉर्म ऑन स्टेज, जब आप शोज करोगे या कॉम्पिटिशंस में उतरोगे, तो शायद उसकी कमी के वजह से ये हुआ है, जितना मुझे लगता है, जितना मेरे को समझ में आया और जितना मेरा एक्सपीरियंस कहता है, तो ये शायद उसी की वजह से हुआ, पर बाकी टैलेंट है और बेटर होके आ सकते हैं ये, तो मतलब ये हडल रूम में गए हैं, ये भी जो है वो हडल रूम में गए हैं। तो अगला जो कंटेस्टेंट आया गाइस, वो आया हमारे बिहार साइड से, और भाई वो एक अलग ही टाइप का कंटेस्टेंट था, उनका नाम था लिटिल भाटिया, और ट्रैक का नेम था ट्राई
तो भाई कैसी लगी आपको ट्राइसेप्स और कैसा लगा लिटिल भाटिया? तो वही है, बॉडी फुल फंसी हुई वाली बात हो गई कि बॉडी फुल फंसी हुई अब है तो उस तरीके का भाई थे ये इतने से पर फुल बॉम्ब था। मुझे सबसे बढ़िया बात जो ट्रैक की लगी ना, वो ट्रैक जो स्टार्ट हुआ वो हारमोनियम से, और हारमोनियम पूरा बिहारी फोक स्टाइल वाइब आ रहा था उसमें, ठीक है। बिल्कुल। और सबसे बढ़िया चीज ये लगी कि जो पूरा वर्स था इनका रैप का, वो कन्वर्सेशनल स्टाइल रैप था बिटवीन सन एंड द मॉम। यस। तो जो वो जब सन कर रहे थे तो या तो इंग्लिश या हिंदी में कर रहे थे, पर जब मदर की बारी आ रही तो थी वो फिर अपने भोजपुरी और उसमें आ रहे थे और बिहारी में पूरा बिहारी में रैप कर रहे थे। पर जिस तरह की बातें चल रही थी मदर सन के बीच में, एक तो वो जो नोक झोंक थी वो बड़ी अच्छी लग रही थी सुनने में, फ्लो बहुत अच्छा था इनका। मतलब इनका ऐसा था गाइस कि जब सही कहा भाई ने, वो हारमोनियम का जब फील आया तो एक इंडियन टच मिला, फिर जब वो हिप हॉप बीट स्टार्ट हुई ना तो ऐसा किक स्टार्ट मिला। और सबसे अच्छी बात, जब ये बंदा इंग्लिश में स्प्रेड कर रहा था ना तो इनका प्रोनाउंसिएशन, इनकी जो वाइब थी, क्योंकि एक कन्वर्सेशनल था, क्योंकि एक देसी माँ है और एक लड़का है जो हिप हॉप से इन्फ्लुएंस्ड हो चुका है, वो भी इंग्लिश। तो वो उस चीज को मेंटेन करना बहुत जरूरी था। एक स्टोरी, एक कैरेक्टर वो प्ले कर रहे थे, तो ये चीज उन्होंने ना बहुत बढ़िया करी। मुझे ना एक चीज और अच्छी लगी, जब ये बिहारी लैंग्वेज में जा रहे थे, यानी अपनी मदर का डिमीनर ले रहे थे, तो उस तरह के जो लेडीज की जो माएं वो करती हैं, उस तरह का अपनी परफॉर्मेंस में भी ला रहे थे कुछ इस तरीके से, या लेडीज का ना वो जो पोस्चर्स और डिमीनर होता है वो बहुत अच्छा लग रहा था। वो तो बहुत सही, ये तो सही कहा। मुझे ये चीज बहुत अच्छी लगी कि इंग्लिश टू बिहारी और बिहारी टू हिंदी तीनों में जो स्विचेस हो रहे थे बहुत सीमलेसली कर रहे थे, किसी तरीके का जिटर महसूस नहीं हो रहा था। तो ये चीजें ना दिखा रही थी कि आर्टिस्ट किस तरीके के इसी चीज को जो उनका वो था, जो वॉइस मॉड्यूलेशन ये ला रहे थे कि जब मदर का पार्ट बोल रहे हैं तो बहुत अलग लगा रहा है, क्योंकि वो बिल्कुल बिहारी में जा रहा था, उनके भोजपुरिया जो भी वो लैंग्वेज बोलते हैं उसमें। और जब वो अपने उसमें आ रहे थे कि सन बोल रहा है तो बिल्कुल वो इंग्लिश स्लैंग्स में उतर जा रहे थे, और वही बिल्कुल अमेरिकन एक्सेंट वाला स्विच लाने की कोशिश, और वो पूरी तरह निभाया। यहीं पे मतलब ये ना वर्ल्ड से बेहतर हो गए कि भाई उन्होंने भी कॉमिक ही करा, पर उन्होंने कुछ ऐसा करा जो उनका अपना है, रूट से जुड़ा हुआ लग रहा था। और मतलब ये था कि मदर और सन के बीच की नोकझोंक एक रैप में दिखाना कम देखने को मिलती है। बिल्कुल वो एक तरीके का जो आपका होता है ना कि किस्से कहानियों में सुनने को मिलती हैं, जो पुराने ट्रैक्स, जो फोक संगीत होता है ना, जिसमें आप राजा रानी की कहानियां सुनते हो, या मदर सन की एक मदर का कन्वर्सेशन चल रहा है पोएट के फॉर्म में, तूने सुनी होंगी, ठुमरी होती है जैसे इस तरह की। तो उस तरीके का रैप बनाना, इट वाज डैम गुड जिसे बोलते हैं ना, सुन के मजा आ रहा था, एक अलग वाइब थी, स्टेज प्रेजेंस बहुत बढ़िया था यार, बहुत अच्छा वो था। और इसी वजह से कहीं ना कहीं डीनो वॉरियर्स में इन्हें भेजा गया, और वहां डीनो भाई के साथ अब ये बिहारी खेलते हैं, इंग्लिश खेलते हैं, या दोनों बैठ के मेलोडी बनाते हैं। मेलोडी बनाते हैं, अगले एपिसोड में पता चलेगा, जो आगे एपिसोड आएंगे। पर एक अच्छी जगह भेजा गया उन्हें, और वहां पे ये और ज्यादा इंप्रूव करेंगे, डीनो भाई देयर, सो और मजा आएगा। और ये तो हमारे पहले जो इस एपिसोड में मेजर जो कंटेस्टेंट्स आए थे, ये 7 कंटेस्टेंट्स आए थे, 7 कंटेस्टेंट्स थे, जिसमें से 3 को हडल रूम में भेजा गया, जैसे हम बता चुके हैं। एक वोल्ट गए, डेविल थे, फिर डेविल द राइमर, एंड द मैन इज 10 बिकॉज ही वाज नॉट 10 on that day, that's why he went हडल रूम, वो गए हडल रूम में, क्योंकि मैन इज नॉट 10। तो गाइज ये 3 लोग थे, वोल्ट, डेविल द राइमर एंड मैन इज 10। और रेडियो रेडी भी 3 लोगों को मिला भाई, 3 लोगों को मिला, रेडियो रेडी भी 3 लोगों को आपको रेडियो रेडी से नवाजा गया। तो रेडियो रेडी में जो पहले बंदे थे वो तो आपके दानिश थे, रेडियो रेडी मिला, फिर सियाही थे, यस, और तीसरे जो बने वो आपके किल स्विच। और इसी रेडियो रेडी के वजह से भी किल स्विच आपके एक स्क्वाड बॉसेस में जा पाए, वरना वो जा भी नहीं पाते अगर वो रेडियो रेडी ना मिलता उन्हें, क्योंकि तो 2 ही बजर्स प्ले हुए थे, 2 ही प्लेलिस्ट हुई, 2 ही जजेस ने उन्हें ऐड किया था, तो इस वजह से 3 तो मिलने ही चाहिए अगर आपको उसमें जाना है। पर ये था कि उनका जो क्रांतिकारी लिरिक्स था वो हमारे जजेस को पसंद आ गया, मेन जजेस को, और उन्होंने उन्हें वो रेडियो रेडी दिया, तो इस वजह से वो ईपीआर में गए, तो बहुत अच्छा हो गया गाइज। और कहीं ना कहीं ओवरऑल इस एपिसोड का एक बहुत अच्छी बात ये थी कि कई अच्छे
कंटेस्टेंट हमें मिले, कई अच्छे रैपर सुनने के मिले। कहीं ना कहीं जो उससे पहले के एपिसोड में एक कमी खल रही थी यार कि जो सूदिंग फ्लो वाले आ रहे हैं शायद वो सिलेक्ट नहीं हो रहे, पर नहीं, इस बार दानिश सिलेक्ट हुए जिन्होंने प्रूव करा। कहीं ना कहीं मुझे ना इस बार जजिंग भी थोड़ा अच्छे लेवल बेटर लगी और बेटर। फर्स्ट एपिसोड से बहुत अच्छी थी, मतलब थर्ड एपिसोड में मतलब जजेस रिस्पॉन्स कर रहे थे आपकी गलतियों पे, आपको थोड़ा मतलब डांट रहे थे, डांट तो नहीं कहेंगे, थोड़ा सा ये कह रहे थे कि आपने यहाँ पर गलती करी, यहाँ पर गलती करी, मतलब बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था। मैं मानना चाहूंगा इस सीजन में मैं डीएमसी की जो ग्रोथ देख रहा हूं ना एज अ जज, शी इज टू गुड यार। मतलब वो ना अपने वो रखने में शर्मा नहीं रही है, अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखने में शर्मा नहीं रही है। कोई कुछ भी कहता रहे, ईपीआर ने तारीफ करी है, पर मुझे जो लगा जैसे किल स्विच में उन्हें नहीं आई वाइब, तो उन्होंने फटाक से कहा मुझे नहीं आई वाइब, ये चीज मुझे उनका वो नहीं लगा इसमें। अच्छा, अच्छी ये थी कि डीएमसी अब और ज्यादा निकल के आ रही है और अपनी बातों को बहुत अच्छे से रख रही है, क्योंकि यार वो इकलौती जज है वहां पे फीमेल, और पूरे उसमें अभी तक कंटेस्टेंट भी हमें इकलौते फो ही मिली है लड़की, तो ये वाली बात है। पर ये एपिसोड कहीं ना कहीं अच्छा गया, कुछ थोड़े से बुरा भी लगा, कुछ अच्छे वो होते, जैसे वोल्ट के लिए थोड़ा बुरा लगा क्योंकि लिखाई अच्छी है उनकी, क्योंकि जितना हमने उन्हें सुना है देखा है, एंड कुछ चीजें वो थोड़ा वो हो गई। तो गाइस ये बड़ा अच्छा था, पर अगला एपिसोड जो आया अगले दिन संडे को जो रिलीज हुआ, उस पे बैंगर हुआ, उसमें धमाके हुए, उसमें पटाखे फूटे। दिवाली लेट है पर वहां दिवाली मन चुकी है भाई, वहां धमाके हो गए। और पहला धमाका जो फोड़ा भाई, वो हमने जैसे कि आपको अपने लास्ट पॉडकास्ट में बताया था, बेला आने वाला है बैक इन हसल। भाई साहब बेला मतलब फर्स्ट सीजन के विनर, और भाई हमारे देहरादून से ही बिलोंग करते हैं, तो एक थोड़ा हार्ट रोल के लिए जगह भी है, प्यारे बेला, बेला शाउट आउट टू बेला मैन। और वही होता है कि जब आप पुराने हसल के वो रह गए तो यू आर पुराने चावल हो आप, और यू आर लाइक एलुमनाई टू न्यू स्टूडेंट्स, जो अब नए स्टूडेंट्स आए हैं उनके लिए आप एलुमनाई हो, वो देख के आपको सीखेंगे कुछ। और परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया थी भाई, मुझे वो उन्होंने अपना वही ट्रैक परफॉर्म करा था, आई थिंक ट्रैक का नाम जो है वो लेवल अप ही है शायद, जो उन्होंने अपने टाइम पे परफॉर्म करा था, और बहुत बढ़िया है। बस मुझे थोड़ा सा ये लगा कि देखिए ऐसा माना गया, ऐसा कई स्टोरीज भी आई हैं कि हसल और बेला के बीच में चीजें ठीक नहीं चल रही थी जब उन्होंने जीत लिया, और इसी वजह से वो हसल पे नहीं आ पा रहे थे, राइट, और वो चल रहा। पर अब जब उन्हें बुलाया तो यार उन्हें ऐसा, मतलब मुझे ये चीज बड़ी अजीब लगी कि अब तुम उन्हें, अगर कुछ चीजें हसल ने करी होंगी तो कुछ चीजें बेला ने भी करी होंगी, तो अब जब तुम उन्हें बुला रहे हो तो बेला को क्यों वो बना रहे हो, सही बात कि भाई मैंने गलती करी थी, वो भाई अबे तुम ऐसा इनवाइट कर रहे हो, बिल्कुल। जब आप उन्हें इनवाइट कर रहे हो तो भाई फिर वो इम्पैक्ट दिखाओ ना उनका, उनको उस तरह से ग्रूम करके लाते, उनको ना बिल्कुल बेचारा सा बना के लाया गया यार, ये चीज मुझे भी लगी ब्रो। और मतलब जब वो ये बोल रहे थे ना कि एमटीवी हसल ने बहुत कुछ किया, और मतलब मुझे ये चीज नहीं कहनी चाहिए थी, मेरा थोड़ा पंगा हुआ था। चलिए हम ये भी मानते हैं अगर हो सकती है उनकी गलती, ठीक है, तो कुछ आपने करा कुछ उन्होंने करा, अंदर बात। अब यार वो आप ही के तो कंटेस्टेंट है, आप ही के शो से जीते हैं वो, और आप ही के चौथे सीजन में वो आ रहे हैं, तो भाई उनका इम्पैक्ट दो ना। और भाई इम्पैक्ट भी, और ब्रो मैं ये मानता हूँ डीएचएच में ना बेला का कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन रहा है, ऐसा नहीं है, एक अच्छे आर्टिस्ट है बेला, एटलीस्ट आपने सिर्फ परफॉर्मेंस के लिए बुलाया, उन्हें वहीं से भेज दिया, बैठाते यार एट द एंड ऑफ द शो एक सीट देने में क्या, अब ये है एज अ गेस्ट बैठाते सीधे मौत आए थे तो हमने उन्हें जजेस की कुर्सी पे बैठाया था पिछले साल, फिर किंग आए थे पिछले साल बादशाह के साथ, उनको भी बैठाया था, पूरे शो के दौरान थे वो। आपने बेला की परफॉर्मेंस कराई और भेज दिया उन्हें जस्ट एक नूब आर्टिस्ट, एक एज अ कंटेस्टेंट ही वो कर दिया आपने कि भाई ही वाज लास्ट सीजन में या लास्ट टू लास्ट सीजन में वो एक कंटेस्टेंट थे, इससे हम मतलब मुझे चलो बाकी चीजें तब भी हम एक बार के लिए एक्सेप्ट कर लेते, पर एटलीस्ट जैसे उनकी एंट्री थोड़ा बढ़िया कराते, उनको दिखाते, उनका कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि हसल दिखाना चाह रहा है कि हमने कुछ गलत नहीं करा, जो करा इसी ने करा। और यहाँ पे क्योंकि कई टाइम से उनके फैंस भी बोल रहे थे कि बेला को हसल में लेके आओ, तो और उनके फैंस ने उन्हें वहां तक पहुंचाया भाई, इतना आवाज उठी है उनके लिए, तो भाई आए तो बहुत बढ़िया। पर हाँ, जो चीज हमें ठीक नहीं लगी गाइस वो हमने आपसे शेयर करी, आपको क्या लगता है आप भी कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको क्या लगा बेला का जो ये जिस तरह उन्हें लाया गया, राइट। और गाइस इसके बाद जो है सेकंड फेज ऑफ हसल स्टार्ट हुआ, क्योंकि पूरा हसल 4 फेजेस में इन्होंने स्ट्रक्चर करा हुआ है, तो जो सेकंड फेज आया वो आया दैट इज बैटल वर्ड्स। तो भाई क्या लगा आपको बैटल वर्ड्स? एंकर पहली जो स्टार्ट हुई वो ये भाई लग रहा है
भयंकर। सेंस वर्सेस वोल्ट का शुरू हुआ था, तो भाई सेंस की परफॉर्मेंस पे पहले मैं बात करना चाहूंगा क्योंकि आई वाज रियली डिसअपॉइंटेड। हाँ, पहली जो वो थी वोल्ट वर्सेस सेंस की थी, तो सेंस की उस पे बात करना चाहूंगा। सेंस का मैं जजमेंट से पिछली बार थोड़ा सा जजेस के जजमेंट से भी थोड़ा सा वो था कि सेंस को क्यों भेजा हडल रूम में, बट दिस टाइम ही वाज टू गुड। जिस तरीके से वो आए, जिस तरीके से रैप किया उन्होंने, अपना डिमीनर जो उनका था बहुत बढ़िया लग रहा था, राइमिंग्स बहुत अच्छी थी, इंटरनल राइमिंग्स कर रहे थे, और जिस तरीके से वो हार्डकोर उस स्टाइल में तो नहीं जाते हैं पर एक सूदिंग स्टाइल रैप में ही उन्होंने अपना किया। कलिष्ठ हिंदी के वर्ड्स यूज कर रहे थे, परफॉर्मेंस वाइज बहुत अच्छा था। फिर शाउट आउट दिया एमीवे, डिवाइन, डपेडेलिक्स और हिंदुस्तानी भाव को, तो ये चीज थी। अब तू बता, तुझे सेंस कैसा लगा? सेंस देखिए पिछले एपिसोड से गाइस वो हमें बहुत पसंद थे, और जैसा भाई ने बोला कि हम दोनों ही बहुत ज्यादा, मैं भी बहुत ज्यादा वो था कि यार सेंस को क्यों भेजा गया, क्योंकि सब रैपर हूं हाँ कर रहे थे। वो एक रैपर आया था जो बहुत प्यारी तरीके से बोल के गया अपनी बात को, तो उन्हें रखना चाहिए था। पर इस बार जब वो आए तो उनका जो ट्रैक था, ट्रैक का नाम था ताजा खबर, वो ताजा खबर के साथ आए भाई, उन्होंने फाड़ दिया। इस बार उन्होंने बता दिया कि सेंस क्यों है और पिछले 10 साल से वो मुंबई रैप सीन में क्या कर रहे हैं। उन्होंने ये बात प्रूव कर दी। जैसा भाई ने बताया, उन्होंने शाउट आउट दिया सारे मुंबई का जो हिप हॉप कल्चर है, उनके बहुत मेजर आर्टिस्ट, डोपाडेलिक्स हो गए, तोड़फोड़ हो गए, डिवाइन हो गए, कहीं ना कहीं हिंदुस्तानी भाव को भी दिया, वो बहुत बढ़िया था। और भाई मैंने एक चीज देखी, उनका अकॉर्डिंग टू ईपीआर ऐसा था कि 30% लग रहा था कि लिरिक्स अच्छे हैं, पर 70% उन्होंने उस तरह से परफॉर्म करा है जो उनके अकॉर्डिंग था, राइट? उनके अकॉर्डिंग। हाँ, और एक और चीज जो इनके उसमें जो जहां से बात ये उठी जो अब हम करने वाले हैं, वो ये कि ईपीआर ने बताया कि उनका जो स्पिट करने का तरीका था, जिस तरह से उन्होंने अपने बार्स को सेट करा हुआ था, वो AAABCB इस फॉर्मेट, एक ऑर्थोडॉक्स वे होता है गाइस ये, हाँ, स्पिट करने का, जो ज्यादातर रैपर्स यूज नहीं करते हैं, राइट? तो वो उन्होंने दिया, उसके बाद से फिर बात उठी भाई। एक चीज और कहना चाहूंगा, इसमें इन्होंने अपने पहले वर्ड्स में एलिट्रेशंस को यूज किया था। हाँ। एक उसमें मेन मस्ती मजाक में, मैं मस्ती मजाक में, तो ये एलिट्रेशन में फर्स्ट वर्ड जो था इनका एम से शुरू हो रहा था, मां से, तो मैं मस्ती मजाक में एलिट्रेशन को यूज किया था। लिरिसिज्म अच्छा था, पर फिर वही जैसा भाई बोल रहा है कि वो जो एक वो पकड़ा उन्होंने AABC इस तरीके से जो राइमिंग पैटर्न है, वो एक बहुत अनऑर्थोडॉक्स वे था, मतलब हर कोई रैपर नहीं करता, तो वो बहुत यूनिकनेस थी। और फिर कहीं ना कहीं एट द एंड ऑफ द डे रफ्तार भी ये बात बोल रहे हैं, ईपीआर, सारे जजेस ये बात बोल रहे हैं कि गाइस, कि भाई अगर आपके उसमें राइम ज्यादा होता तो और अच्छा लगता। पर भाई एक बात बताओ, इस टाइम पे जो न्यू स्कूल आर्टिस्ट आ रहे हैं, जो न्यू रैपर्स आप देख रहे हो, वो हर जगह राइम नहीं करा रहे हैं, वो रिदम पे करा रहे हैं। और अगर रिदम पे जा रहा है तो क्या खराब है भाई? इट्स रिदम एंड पोएट्री ना। प्रॉब्लम ये है, रफ्तार, ईपीआर, दे आर डूइंग रैप्स या राइटिंग रैप्स इन द ओल्ड स्कूल स्टाइल ऑफ रैप्स, तो वो उनके रिदम पैटर्न्स भी उसी तरीके से, एंड दे आर मोर, जिसे कहते हैं ना, आप कहीं ना कहीं राइम्स, दे आर मोर राइम ओरिएंटेड रैपर्स। यस, अगर आप न्यू स्कूल ऑफ रैपर्स को सुनोगे, जैसे आपके इधर उत्तराखंड में एक बहुत तगड़े आर्टिस्ट हैं, रेवो लेखक, या अगर आप इंटरनेशनल जाओगे तो ड्रेक हो गए, जे कोल हो गए, केंड्रिक को सुन लो, जो नए अभी नए रैपर्स रैप लिख रहे हैं, उनकी राइमिंग स्कीम पैटर्न्स आप देखोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कहां राइम हो रहा है। कोई राइमिंग वाइमिंग नहीं, वो सिर्फ फ्लो के हिसाब से चल रहा है उनका, रिदम चल रहा है उनका, फ्लो। और कई जगह पे वो कराते हैं और कई जगह पे नहीं भी कराते हैं, तो उससे हाँ, हमें कहीं ना कहीं, भाई को भी लगी ये बात, मुझे भी लगी कि यार कहीं ना कहीं सेंस के पास वही तो यूनिकनेस है, और वही सेंस ने भी कहा कि भाई मैं जब लिखता हूं ना तो हर जगह राइम मुझसे नहीं होता, मेरी राइटिंग ही कुछ इस तरह की, एंड दैट्स व्हाई ही इज यूनिक ब्रो। अगर हर किसी की तरह वो भी वैसा ही करने लग जाएगा तो भाई फिर अलग क्या रहा उसमें? तो वही I totally disagree with this thing कि भाई आप राइम भी कराओ, जरूरी नहीं है। I don't agree with that। ये ओल्ड स्कूल even with both of us बिल्कुल ओल्ड स्कूल स्टाइल ऑफ थिंकिंग है, क्योंकि आप कर रहे हो इसका मतलब ये नहीं कि आप दूसरे को उस संकुचित दायरे में बांधोगे। बिल्कुल ये एक अलग फ्लो स्टाइल है रैप का, जिसमें आप किसी तरह की राइमिंग्स पे ना बेस करके आप एक फ्लो पैटर्न पे चलते हो, जहां आपके रिदम पे ठीक बैठ रहे हैं वर्ड्स, उस हिसाब से आपके सिलेबल्स बैठते हैं। तो जरूरी नहीं है कि अपने राइम कराना। रेवो लेखक
को सुनो, आपका दिमाग ये तो फिर उसे सेलेक्ट ही नहीं करेंगे रेवो सही लेकर बात को, है। उसकी म्यूजिक ठीक नहीं है, या आपके जे कोल का म्यूजिक ठीक नहीं, क्योंकि इनमें राइमिंग पैटर्न्स उस तरीके से हैं ही नहीं है। तो ये चीज है, बेकार की बातें हैं। और ऐसे ना विद टाइम चीजें इवॉल्व होती है, रैपर्स के तरीके अलग बनते हैं। आज शायद जो 70s या 80s के रैपर थे, शायद वो आज के रैपिंग सुनते तो उन्हें लगता है कि भाई ये चीज नहीं है ठीक, अगर बदल रही है ना चीजें। तो अगर आप रफ्तार का भी देखोगे, वो दिन देखोगे आप, ना 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 ने, उसमें जैसे उनके राइमिंग पैटर्न है, क्लिक क्लैक क्लो, शिक शैक शो, टिक टैक टो, तो ये इस तरह के राइमिंग पैटर्न्स आपके ओल्ड स्कूल स्टाइल ऑफ रैप में चलते थे। अब जो न्यू स्कूल MC स्टैन कहाँ राइम कराता है यार, कई जगह पे वो करते हैं, पर कई जगह पे नहीं करते हैं। तो ऐसा नहीं है, मतलब हमारा कहने का मतलब है कि रिदम पे भी कई लोग अपने शब्दों को और रख रहे हैं, और उसके रिदम में वो जा रहा है और सुनने मजा आ रहा है। गाइस, आप रीवो लेखक को सुनना, इवन आप प्रभदीप को सुनना कई जगह पे, वो तो पुराने आर्टिस्ट हैं, सेकंड जनरेशन, उनके भी कई जगह पे आप देखना वो नहीं कराते, सीधे मौत हो गया, सीधे मौत में राइम कई जगह पे नहीं कराते वो बड़ा अनऑर्थोडॉक्स वे ऑफ उनका फ्लो है, वो उस तरीके से ही चलते हैं, इट वर्क्स, एंड लोग पागल हैं भाई। इस समय आप किसी से पूछ लो सीधे मौत सुना है भाई, ऐसा हो नहीं सकता ना सुना। और भाई मैं एक बात बताऊं, जब आप लंबे बार्स लिखते हो ना, कि आपने 4 बार्स में ज्यादा से ज्यादा वर्ड्स तो जरूरी नहीं है कि आपके राइम, फिर आप ये कोशिश करते हो कि आपका कितने सारे सिलेबल्स आपके उसमें ठुस रहे हैं और किस तरह से वो अच्छा साउंड कर रहा है, इट्स गुड, दैट्स इट। तो हम थोड़ा सा एग्री नहीं करेगा इस बारे में, एग्री नहीं करते हम लोग। एंड फिर उसके बाद गाइस उनके अपोजिट में आए वोल्ट इस बार जब आए तो भाई अच्छा आए, लग रहा था कि कुछ कमाल कर जाएंगे, क्योंकि लिखा बहुत अच्छा था, ऐसा सुनने में आया है, शीट बहुत अच्छी थी उनकी, पर जहां पे उन्होंने अपनी वॉइस को थोड़ा हस्की करा और उसके बाद थोड़ा सा बदलने की कोशिश करने के कारण चॉपर मारते हुए, जब वो ये वाला वर्ड बोल रहे थे, एलिट्रेशन ही शायद वो कर रहे थे, क्योंकि हवन हवी हवस करके उन्होंने एक लाइन मारी थी, वहां पे वो फिसल गए, वहां पे वो फिसले, और वो हस्की वॉइस की वजह से वहां पे उन्होंने बोला कि दोबारा और रफ्तार को भाई गुस्सा आ चुका था, एंड इट वाज अ रीजन, एक रीजन तो था भाई, है ना भाई, क्यों है ना, इतने बड़े स्टेज पे आप कैसे वो कर सकते हो कि दोबारा चांस नहीं मांग सकते, क्योंकि ऑलरेडी आपका और भी मांगेंगे कि और से भी गलती हुई तो वो और भी कहेंगे और औरों को नहीं दे सकते ना चांस, तो उन्होंने कहा इट वाज ऑलरेडी अ सेकंड चांस। और रफ्तार का यही कहना था कि आपका छूट गया था, नो प्रॉब्लम, आप आगे से लिफ्ट करते हैं, आपका वैसे भी वो हो चुका था, पर ये था कि नेक्स्ट लाइन से आप पिक कर लेते करते, और इसके लिए 7 सिलेबल्स राइम शायद यही इसी में कहा था, इसी में कहा था, ईपीआर ने बताया, क्योंकि उनके पास शीट्स पहले आ जाती हैं, तो ईपीआर ने बताया था कि 7 सिलेबल राइम तक भाई ने लिखी हुई थी, मतलब, और रफ्तार ने ये बात कही कि अगर तू इसे परफॉर्म कर देता भाई तो तेरी जगह कोई नहीं ला सकता, इतना तगड़ा लिखा हुआ था। हाँ, सेंस को भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती, पर वो ये कि यार गलती कर दी यार, आप जो चीज आपने लिखा आप वो एक्सप्रेस ही नहीं कर पाए, तो कहानी कहानी हो जाता है वो थोड़ा, और मुझे थोड़ा लैक ऑफ एक्सपीरियंस लगा, वही ऐसा नहीं है कि आर्टिस्ट बुरे हैं या नहीं, जो यार जो 7 सिलेबल राइम लिख रहा है आर्टिस्ट तो अच्छा होगा। ईपीआर ने जो लिरिक शीट थी उसकी काफी तारीफ की, पर वो परफॉर्म नहीं कर पाए उस दिन, तो उसकी वजह से थोड़ा डिसअपॉइंटिंग रहा, पर वोल्ट आगे अच्छा करेंगे, आगे अच्छा करेंगे इन सीजन, अगले सीजन आए या और कुछ आए तो भाई, पर बंदे पे दम था, क्योंकि बंदे ने सीधे स्विच करा और इस बार अपना कुछ लेके आए थे, और बहुत हार्ड लेके आए थे वो जो इस बार आए, तो लग रहा था कि कुछ करेंगे, पर शायद थोड़ा आज दिन खराब था, और क्या बोलते हैं 244 वोल्ट का झटका बेचारे उन्हीं को लग गया, उल्टा हो गया थोड़ा सा, पर ये है कहीं ना कहीं अब एक्सपीरियंस आएगा उन्हें विद टाइम, तो और अच्छा करेंगे। तो अगली जो हुई थी गाइस, वो हुई थी जो अगला बैटल आई थी, वो आई थी डेविल द राइमर वर्सेस मेन इज 10, राइट, इनके बीच में हुई थी। तो भाई क्या लगता है, मतलब क्या रहा ये मामला? भाई दैत्य ने दैत्य वाली परफॉर्मेंस दी थी, जिस तरह का रैप रॉक किया ना इन्होंने, भाई साहब थोड़ा सा लिटिल ब्रेथ लॉस था इनका बीच में, क्योंकि आपको उस नोट पे गाना पड़ता है जिस तरह का मेटल पीछे बज रहा है, क्योंकि रॉक म्यूजिक था, रैप रॉक करा उन्होंने पूरा जिस तरीके का, पर ये था अच्छा था, जो भी था बढ़िया था। इनकी जो पहली परफॉर्मेंस थी 3rd एपिसोड से, उससे बढ़िया एक्चुअली अपना स्ट्रॉन्ग फुट लेके आए इस बार यार। इसमें इन्होंने चॉपर्स मारे और हाई नोट पे स्टार्ट किया, हाई नोट पे एंड किया, और एक पूरा वाइब बना के रखी एंड तक, क्योंकि रैप रॉक में आपको जिस एनर्जी को चाहिए होती है ना, वो आप छोड़ नहीं सकते हो बीट, वो नहीं छोड़ सकते, अगर वो छूट गई तो बीट छूट गई, इसका मतलब, तो मतलब वो बना के रखी, पर ब्रीदिंग की वजह से ना
थोड़ा सा अटपटा सा हो गया था, हाँ, कई कई जगह पे वो ये कि डिलीवरी थोड़ा इधर उधर हो रही थी गाइस, एंड ब्रेथ भी स्टार्ट में हल्की सी चली गई, उसके वजह से भी इनको थोड़ा प्रॉब्लम हुआ। पर हाँ, कहीं ना कहीं उन्होंने ये दिखाया कि व्हाई ही वाज द फास्टेस्ट रैपर ऑफ इंडिया, मतलब क्यों कहा जाता है उन्हें। वो चीज उन्होंने स्टार्टिंग में दिखाई जब उन्होंने वो चॉपर फ्लो मारा, और कहीं ना कहीं जिस चीज के लिए वो फेमस है उस चीज को उन्होंने दिखाया, तो वो इम्पैक्ट भी फिर वैसा आया। पर कहीं ना कहीं यार, मतलब उसके बाद आए मेन इज 10। भाई वो बंदा मेरे लिए सरप्राइजिंग एलिमेंट था। मैंने कहा आज मुझे लग गया था पाजी गए आज, कि ये तो चॉपर मार गया, पाजी गए आज भाई लेकिन सरप्राइजिंग पैकेज थे भाई मेरे लिए तो ये पूरी तरीके से। ना उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, उनका हुक बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था, मेरे आगे आके माथा टेक, क्या हुक था भाई। और जिस एनर्जी से वो बोल रहे थे, पर वही फिर प्रॉब्लम थी कि थोड़ा ईपीआर को, या इवन मुझे भी लगा कि लिरिक्स में थोड़ा एवरेज लिरिक्स जो आपने लिखा हुआ है वो उतना स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि आप बैटल में उतर गए हो, और जब आप बैटल में उतर गए हो तो आप भी चॉपर मार रहे हो, और जब आप चॉपर मार रहे हो और सामने वाले ने भी चॉपर मारा है, तो अब कंपैरिजन तो होगा ही। और सबसे पहले कंपैरिजन जाएगा आपकी शीट के ऊपर कि आपने लिखा कितना हार्ड है। तो उनके जो बार्स थे वो बहुत हार्ड थे, बहुत डीप थे, और इनके थोड़े हल्के थे। पर ईपीआर ने फिर भाई मेरे लिए पैकेज थे सरप्राइजिंग भाई, कि भाई क्या फट गया बंदा, फट गया। पहली जो थर्ड एपिसोड में परफॉर्मेंस थी, उससे तो बिल्कुल मतलब एक नए अवतार में आए थे। और सबसे बड़ी बात मुझे जो सही लगी ना, एवरेज लिरिक्स के साथ भी इस लेवल की परफॉर्मेंस, क्योंकि ईपीआर ने भी कहा आपकी 30% लिरिक्स और 70% परफॉर्मेंस में आप ऐसा दे गए 30% लिरिक्स के साथ। एग्जैक्टली भाई, मैं इसलिए कह रहा हूं कि वो मेरे लिए पैकेज क्यों बने, क्योंकि सोचो उनके लिरिक्स इतने हार्ड नहीं है, पर भाई ने जिस लेवल पे परफॉर्म करा, इसे ही कन्विक्शन कहते हैं ब्रो। वो कन्विक्शन लेके आए अपने उसमें, और जबकि आर्टिस्टों के साथ उल्टा हो रहा है, उनकी स्क्रिप्ट बहुत हार्ड है, उनकी लिखाई बहुत हार्ड है, पर परफॉर्म नहीं कर पा रहे उस लेवल पे। हाँ, किल स्विच के केस में जैसे हुआ, किल स्विच के केस में क्या था, लिरिक शीट बहुत तगड़ी थी, पर कन्विक्शन नहीं था। कन्विक्शन नहीं था, लिरिक शीट में कुछ था ही नहीं, 30% था, और 70% वो अपनी परफॉर्मेंस से कर गए, हाइटेंड कर गए उसे, कि मजा आ गया था भाई। वही चीज, बस वो ये कि अगर थोड़ा ये बात ना रफ्तार ने भी कही, भाई अगर इंटरनली ये बंदा 5% और ऊपर होता तो डेविल बन जाते हैं, गए थे वो मैनिस 10 हो जाता, और 10 ने भूत बना दिया था डेविल का। भूत बना देते और डेविल के लिए ये डेविल बन जाते हैं सही में, अगर ये थोड़ा गहरा लिख देते। पर मुझे ये चीज अच्छी लगी कि बंदा जब गया होगा ना, बंदे को बहुत अच्छा फील हुआ होगा कि भाई एक बहुत स्ट्रांग नोट पे जा रहा हूं, स्ट्रांग नोट पे जा रहा हूं। देखो अपोनेंट भी स्ट्रांग था यार, ऐसा नहीं कि स्ट्रांग नहीं था भैया, बिल्कुल था, स्ट्रांग अपोनेंट मिला था उन्हें। लिरिक्स हो गया, ये समय के साथ ना थोड़ा इन चीजों पे काम किया जा सकता है। यस, एग्जैक्टली। तो ये चीज बहुत अच्छी है। और एक चीज ईपीआर ने, मुझे याद आ रही है, ईपीआर ने एक चीज और कही थी कि आपकी जो राइमिंग थी या जो स्ट्रक्चर था लिरिक्स का, वो बहुत बेसिक था। हाँ। अब आप जैसे अपने ऑप्स पे उन्होंने एक जगह शॉट लिया है कि योर वर्ड प्लेज आर शिट करके कुछ है। हाँ। तो उन्होंने कहा यार जब तुम दूसरे को वर्ड प्लेज आर शिट बोल रहे हो तो तुम्हारे उसमें एक या दो तो कहीं तो होने चाहिए, या तो स्मार्ट वर्ड प्लेज हो, कहीं भी नहीं। एग्जैक्टली, मतलब तो आप कंपेयर तभी कर सकते हो ना, आप दूसरे को तभी वो दिखा सकते हो जब आप उस लेवल पे लिख रहे हो या कुछ कर रहे हो। तो इस वजह से ही उन्होंने इस बात पे ज्यादा गौर करा था। तो इसमें गाइस जो विनर बने वो डेविल द राइमर इसमें विनर बने, और फिर वो स्क्वाड की तरफ चले गए। तो एंड में हम बताएंगे कि किस किस स्क्वाड में कितने लोग हो चुके हैं और कौन कौन किस किस स्क्वाड में गए, राइट। और नेक्स्ट जो मेरी बेस्ट परफॉर्मेंस थी एपिसोड के लिए, TOTM वर्सेस विचार। क्या परफॉर्मेंस, बैंगर परफॉर्मेंस, और दोनों आर्टिस्ट की बैंगर भाई। मतलब सही में क्या कहेगा, मतलब तेरा क्या इसमें मैं कहूंगा भाई मेरी ना छाती चौड़ी हो गई, मां कसम, छाती 56 इंच की छाती चौड़ी हो गई है भाई। और सही में, क्योंकि पहले हम विचार की बात करेंगे इसमें गाइस, क्योंकि यार विचार ने जब परफॉर्म करा ना, लास्ट टाइम भी जब उन्होंने परफॉर्म करा था, हम लोग थोड़े सैडन थे। हाँ, उनसे थोड़ी सी गलती हुई थी, पर वो जिस तरह लिख रहे थे ना, और जिस तरह की कलिस्ट हिंदी में उन्होंने लिखा, जिस तरह के उनके चीजें थी, वो बहुत बढ़िया लग रही थी। इस बार जब वो आए, उन्होंने स्टार्टिंग में ये बात कह दी थी कि जो उनका ट्रैक वो लिखने वाले थे, उस ट्रैक के बारे में उन्होंने बताया था कि ये इट इज कॉल्ड 5
फाइव फिंगर ऑफ डेथ, क्योंकि 5 अपोनेंट है और 4.5 मिनट में वो 100 बार स्पिट करने वाले हैं। और भाई जो उन्होंने करा, जो चॉपर्स के लड़ी लगा दी, मतलब ऐसा लग रहा था दिवाली आ गई है, दिवाली हो चुकी है। जो वो 5000 की लड़ी नहीं आती, 3 बार फोड़ दी भाई ने वहां पे। सबसे बैंगर परफॉर्मेंस थी 4th एपिसोड की। एंड आई कैन टेल यू, मैं एक चीज बोलना चाहता हूं, मैं 2-3 पॉइंट्स बोलूंगा इनके बारे में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक तो फ्लो स्विच 5 से 6 बार फ्लो स्विच हुआ, चॉपर्स के बीच में फ्लो स्विच हुआ। 3 बार तो चॉपर मारे और चॉपर भी एक फ्लो के साथ नहीं मारे। जो 3-4 चॉपर्स मारे उसमें फ्लो चॉपर्स का वेरिएशंस था, कई तरह के वेरिएशंस देखने को मिले। फ्लॉलेस था, फ्लॉलेस, सीमलेस जिसे बोलते हैं। सीमलेस रोग, क्या कंट्रोल ऑन पॉइंट भाई, क्या कंट्रोल ब्रेथ पे भाई, बहुत सही। और बंदे ने एक जगह पे डिवाइन वाले एक गाने का भी 2-3 लाइनों वाला फ्लो लिया और फिर नेजी दबा को शाउट आउट दिया। वो भी हमने देखा था। नेजी दबा को शाउट आउट दिया, स्याही जो उनके कंटेंडर हैं उनको शाउट आउट दिया, ये कह के कि मेरा लौंडा काली स्याही छापा काली स्याही छापा बाजू पर। यस यस। बंदा जब ये बोल रहा था तो काली स्याही ने यूं करके भी दिखाया उसे, तो ये लोग कोलैबोरेशन कर सके तो दे आर फ्रेंड्स। यस यस यस। और इनका गाइस जो वो था ट्रैक था, वो कागज ताकत था, ट्रैक था। और इसका जो इन्होंने बताया था वो बताया था इट्स कॉल्ड 5 फिंगर ऑफ डेथ, और क्योंकि उनके 5 अपोनेंट है तो इस तरीके से इन्होंने इसको बताया था। तो भाई क्या परफॉर्म करा है बंदे ने यार, भाई शाउट आउट टू विचार भाई, प्राउड करा दिया भाई आपने, भाई प्राउड करा दिया। देहरादून का अपना बंदा है, हिप हॉप कम्युनिटी इज प्राउड ऑन यू यार। भाई क्या मतलब यार बैंगर परफॉर्मेंस थी। जैसे मतलब अगर अभी 4 एपिसोड हो चुके हैं ना, तो 99 साइड, नाम सुजल और भाई विचार, ये 3 टॉप परफॉर्मेंसेस रहेंगी बिल्कुल इन 4 एपिसोड्स में। इन 4 एपिसोड टॉप परफॉर्मेंस है भाई। तो भाई विचार ने तो यार जो करा है भाई, डीनो भाई के तो कपड़े उतरवा दिए भाई ने, हीरो के कपड़े उतर गए और भाई सब नाच गए। मतलब वो 99 साइड वाली टाइप परफॉर्मेंस हुई है, ऐसी हुई है 2 परफॉर्मेंस हुई है ऐसी जिसमें भाई बिल्कुल उछल कूद मच गया है भाई। तो मॉशपिट हो गया था भाई, मॉशपिट हो गया था, बहुत तगड़ा मजा आ गया गाइस। ये तो विचार ने भाई देहरादून का नाम रोशन कर दिया भाई ने, मजा आ गया। तभी यार थोड़ा सा हमने भाई को पहले रखा, वरना परफॉर्म डॉट एम ने करा पहले, और फुल रिस्पेक्ट टू हिम ऑल्सो। और डॉट एम पहले परफॉर्म करा, फिर विचार ने परफॉर्म करा। तो अब डॉट एम की जरा बात करते हैं। डॉट एम आए तो भाई आपको क्या लगता है कि डॉट एम की किस तरह की परफॉर्मेंस रही है और क्या वो इम्पैक्ट डाल पाए? देखिए डॉट एम की परफॉर्मेंस पे अब मैं क्या बोलूं यार। डॉट एम की परफॉर्मेंस ऐसी थी कि उन्होंने अपनी हसल जर्नी में ना डॉट लगा दिया परफॉर्मेंस से। पूर्ण विराम लग गया। खैर अब ये बात तो खैर जोक्स हो गए। हाँ ये थोड़ा जोक्स हो गए गाइस, आप दिल पे मत लीजिएगा। तो ये था कि देखो मैं बताऊंगा ना कि 19-20 का फर्क था परफॉर्मेंस में दोनों की। ये तो है, पार्ट्स बहुत अच्छे थे, लिखा बहुत अच्छा था। फिर वहीं एट द एंड में क्या हो जाता है ना, कन्विक्शन की कमी दिखी, जैसा डीएमसी ने कहा। एंड शॉट आउट टू डीएमसी, क्या जजिंग कर रही है इस बार, वो दिल जीत लिया उसने, लड़की छा रखी है इस बार। पर इस बार ना तो बार्स बहुत अच्छे थे, इंटरनल रैमिंग्स बहुत अच्छी थी, फ्लो स्विच बहुत बढ़िया था, ब्रेथ कंट्रोल बहुत अच्छा था, चॉपर्स मार रहे थे, सब था पूरी पैकेज। पर वो कन्विक्शन जो एक आपको चाहिए होता है ना, वो कहीं ना कहीं लैक कर रहा था। वो जैसे डीनो जेम्स ने भी बोला कि इंटरनेशनल आपका लुक है, पर आपकी परफॉर्मेंस में उस तरीके का वो दिखा नहीं। ये बात बहुत सही गई। और भाई आपने भी सही पकड़ा ये चीज कि देखो आपके बार्स इतने स्ट्रांग है, आपने इतना कूल ट्रैक लिखा, आपका हुक बहुत कूल है यार। मतलब ऑन पेपर आप इतना स्ट्रांग हो, पर आप उस एनर्जी से क्यों नहीं आ रहे हो? मतलब यार वो अंदर से आग लगा दो ना, मतलब कि अंदर से कि पूरा एग्रेशन के साथ आप उतरे हो, उस तरह का आपका ट्रैक है। सबसे बड़ी बात गाइस, इन्होंने ड्रिल बीट पे ही परफॉर्म करा। इनकी बीट जो थी ड्रिल थी, यूके ड्रिल बीट थी। और इन्होंने रागा ने बताया भी कि हम लोग जिस तरह ड्रिल बीट यूज करते हैं, हम थोड़ा उसको मोल्ड करते हैं इधर, पर ये एग्जैक्टली इन्होंने वैसे ही करा जैसे यूके में, जैसे वेस्ट साइड में करा जाता है। वेस्ट साइड में ये करा जाता है यूके ड्रिल, तो उसी तरह से परफॉर्म करो। और भाई सही कहा भाई ने, कन्विक्शन चाहिए। कन्विक्शन गाइस देखो, कन्विक्शन का मतलब वैसे सबको पता होगा, पर जनरली हम बता रहे हैं अपने व्यूअर्स के लिए। कन्विक्शन मतलब कि जिस तरीके से ये इम्पैक्ट आना चाहिए ना, वो जिस तरह की लिखाई हुई है
उसी तरह का परफॉर्मेंस निकल के आना चाहिए। वो कैरेक्टर आपको जीना पड़ेगा। कन्विक्शन में ये है कि मतलब आप जो चीज कह रहे हो क्या आप खुद उसमें बिलीव करते हो, वो कन्विक्शन है आप में, तभी तो सुनने वाला बिलीव करेगा। और विचार और इनकी परफॉर्मेंस में बस यही डिफरेंस था, बस कि विचार जिस चीज को बोल रहे थे ना भाई, जिस एनर्जी से वो बोल रहे थे ना, वो फट के मुंह पे, मतलब ना भाई वो विचार तो एक टाइम पे ऐसा लग रहा था जैसे शोले निकल रहे हैं उनके मुंह से। बिल्कुल, वाज लाइक अ मशीन गन यार। उन्होंने ये बात खुद कही कि भरा पड़ा हुआ था और शहर के इज्जत पे बात आ गई भाई। वो बात दिल पे लगी, मतलब इतना सही लगा मुझे कि बंदे ने वो कहा कि भाई मेरे शहर, मतलब पता है उन्हें कि यार देहरादून से किस तरह के रैपर्स, किस तरह के आर्टिस्ट आ चुके हैं और आते हैं, और किस तरह के आर्टिस्ट यहाँ रहते हैं। तो भाई बंदे ने कंधे पे उठा रखा था अपना उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को, एंड भाई शाउट आउट फॉर दैट विचार के लिए भाई। और शाउट आउट टू डॉट.एम, उनकी परफॉर्मेंस में कोई कमी नहीं थी। बाय बार्स हो जाए, स्पिटिंग हो, इवन उन्होंने भाई जो ईपीआर ने पिछली बार सजेस्ट करा था, उन्होंने वो भी उन्होंने ठीक कर लिया था। और ईपीआर उसी तरह से करा उन्होंने, और ईपीआर ने भी इस चीज के लिए उन्हें सराहा कि भाई आपने ये चीज करी। पर फिर वही होता है ना, एट द एंड ऑफ द डे जब आप बैटल उसमें जाते हो तो विनर एक ही होता है वो। और उस दिन में उसने आपसे हल्का सा 19-20 का ही फर्क था, जैसे सब जजेस बोल भी रहे थे। ये इकलौती ऐसी बैटल थी आई थिंक तीनों में से जो ना काफी बिल्कुल वो थी, एक ये और एक मैन स्टैंड वाली, दोनों ही ये, पर ये मुझे ज्यादा लगी कि बिल्कुल क्लोज थी। अगर ये उस तरह का परफॉर्म कर देते, मतलब मैन स्टैंड में ये था कि अगर वो इस तरह का लिख देते और अगर ये इस तरह का परफॉर्म कर देते तो भाई दोनों में मतलब टक्कर हो जाती। फिर जजेस के लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है कि भाई क्या करना, क्या है। ये वही वाली बात हो गई गौश और उदय पंदी का जो सेमीफाइनल का वो वर्ड नहीं बोल पाया। अगर वो बोल देता जजेस के बादशाह की ऐसी की तैसी बाल भी उड़ जाते बादशाह के भाई साहब। सही बात है, बचे वाली उड़ जाते हैं भाई उस दिन टेंशन में आके। उस दिन परफॉर्मेंस दोनों ने उस समय भी अच्छी दी थी भाई। सही बात है। नहीं उस दिन तो भाई मतलब वाला सीन होता, मैं हूं जियान वही वाला काम हो जाता उस दिन भाई। तो वही हुआ गाइस, इस बार ना मतलब ये बहुत स्ट्रांग हो सकता है, पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा वो कर गए। और मुझे लगता है .m जब अगली बार या जब भी आएंगे या जब और मेहनत करेंगे तो अपने आप पे उस चीज पे वो काम जरूर करेंगे गाइस। टैलेंटेड आर्टिस्ट, ये तो बोलना पड़ेगा, बहुत सही बोला नहीं। पर 4th एपिसोड वाज अ बैंगर यार। और लास्ट में विचार ने जो करा ना, मतलब हमारे लिए जो इम्पैक्ट था, एक मैनिस्टन ने जिस तरह से परफॉर्म कर दिया एक बेसिक लिरिक्स को, दैट वाज अ सरप्राइज। और विचार ने जो धमाका करा, विचार की जो ओवरऑल पैकेज्ड परफॉर्मेंस थी ना, वो दैट वाज अ मतलब टर्न ऑन फॉर अस कि मतलब एक बोलते ना जब आया ना भाई बंदे ने, यार मैं पहले वो आया, मैंने कहा क्या कर रहा है भाई, और एक के बाद एक चॉपर फ्लो स्विच मैंने कहा अरे भाई खा गया। और मैंने लिखा भी था अपने नोट्स पे, मैंने कहा खा गया लौंडा, क्योंकि यार .m का ना मुंह देखने लायक हो रहा था उस टाइम पे। वो समझ लग रहा था बंदा कि भाई ये कर गया है, ये काम कर गया है। तो बस बहुत अच्छा गया गाइज। मतलब ये जो परफॉर्मेंस हुई, जो ये बैटल हुआ, सेकंड फेज इन्होंने दिखाया, बहुत बढ़िया दिखाया। वर्सेस की बैटल्स दिखाई गई है गाइज इसमें, एंड बहुत अच्छा लगा, इसमें मजा आया, एक नयापन मिला। 2 एपिसोड में जो चल रहा था, 3rd एपिसोड में भी जो चला, पर 4th एपिसोड में थोड़ा सा नयापन भी आया, तो इसकी वजह से थोड़ा और इंटरेस्टिंग बना। और सबसे अच्छी बात जो हमें वो लगी कि कहीं ना कहीं जो रैपर्स को लग रहा था कि यार ये क्यों नहीं पहुंच पा रहे, ये क्यों नहीं हो पा रहे, वो हो गए, सेंस पहुंच गए। विचार ने धमाका कर दिया। विचार एंड सेंस बोथ वर इन आवर टॉप लिस्ट। और मतलब ये था कि दोनों ने जिस तरीके से परफॉर्म किया था, वी वांट देम इन अ हसल। तो दोनों पहुंच गए एंड वी आर हैप्पी फॉर। तो गाइस स्क्वाड जो हुए हैं, अब जरा स्क्वाड की बात स्क्वाड की बात कौन किस स्क्वाड में गया है, आपसे शुरू करते हैं पहले। तो सबसे पहले अगर ईपीआर रेबल्स की बात करें तो किल स्विच, विचार, नाम सूजल और गैंग जट, तो ये 4 लोग हैं जो ईपीआर रेबल्स में है। फिर डीएमसी की बात करें तो धार्मिक, सेंस और रज्जो आ गई हैं। और उसके बाद हम बात करते हैं डीनो वॉरियर्स की, जिसमें दानिश, लिल भाटिया, अजितेश एंड 99 साइड। और चौथे हैं रागा वॉरियर्स, रागा रेजर्स। इसमें लश्करी है, स्याही है, डेविल द रैमर है और मैट ट्रिप। अच्छा भाई आपको क्या लग रहा है इन चारों में, देखो जरा और बताओ कि यार क्या लगता है किसका स्क्वाड सबसे तगड़ा लग रहा है? मैं स्क्वाड की नहीं कहूंगा ब्रो, मैं 3 टॉप आर्टिस्ट बताऊंगा इसमें। ना वो तो आप बताना, वो आप बताएंगे। अगर हम देखें ना तो आपको क्या लग रहा है कि कौन सा स्क्वाड सबसे तगड़ा लग रहा है, हैवी लग रहा है कि यार नहीं भाई ये थोड़ा? डीनो जेम्स का, दानिश, लिल भाटी, 99 साइड मैन। हाँ दानिश,
लील भाटी भी भाई वो बिहारी टच जो लाता है, अजितेश एक कमर्शियल वो लाएंगे और 99 मतलब ओवरऑल पैकेज है उसके पास। ये तो है भाई, ये तो है, ये तो है, ये तो तीनों वॉरियर्स के पास दानिश टॉप नॉच आर्टिस्ट है, लील भाटी टॉप नॉच आर्टिस्ट है, 99 साइड टॉप नॉच आर्टिस्ट है, और अजितेश थोड़ा सा वैसा कमर्शियल फ्लेवर लेके आएंगे। ये तो थोड़ा सा ऊपर, पर मुझे लगता है रागा रेजर्स भी कर सकते हैं भाई, क्योंकि लश्करी है, सिहाई है, डेविल द राइमर है और मैट ट्रिप भी तो है। बाबा ये टीम भी है पर तगड़ी लग रही है भाई। ये जो छोटा बम है ना, फुस्की बम, हमारा डीएमसी डायनामाइट उसे नहीं बोलना चाहिए, 2 बार के विनर्स उसी की टीम से निकले। ये बात भी सही है। और धार्मिक और सेंस उसकी टीम में कुछ भी हो सकता है भाई। कुछ भी हो सकता है। गोइंग टू बी अ बैंगर इन द नेक्स्ट 3 months। सही बात है, क्योंकि ऐसे फिर अब ईपीआर खुद इतने अच्छे स्ट्रांग है, किल स्विच इनके पास है, विचार है, नाम सूजल है और गैंड चट है भाई। तो यार मतलब सच बताऊं, ये करना कि कौन सबसे स्ट्रांग लग रहा है वो तो बड़ा मुश्किल है, ये बात तो सच है। और अब आते हैं, मैं मतलब ये करना चाहता हूं कि टॉप 3 परफॉर्मेंसेस जो मेरे हिसाब से निकल के आई 4 एपिसोड में, वो एक 99 साइड की थी, एक नाम सुजल की थी और तीसरी विचार। ये एग्जैक्टली 3 परफॉर्मेंसेस थी 4 एपिसोड में मेरे लिए। मेरे लिए भी गाइज यही 3 लोग थे जो बहुत ही बेहतरीन गए हैं। आपका विचार हो गया, नाम सूजल हो गया और 99 साइड हो गया। और जो मेरे लिए एक्स्ट्रा वो निकल के आया ना, वो बाहर जरूर हो गए, पर एक मेरे लिए सरप्राइजिंग एलिमेंट आए, वो आए मेनिस 10 मेरे लिए आए और बहुत ही सही कर गए यार वो। मतलब एक वो जो छोड़ के गए ना अपना, वो गए। और सूदिंग साइड में आप जाओगे तो दानिश, फिर यार दानिश वो भी बहुत अच्छा था। तो यार रैपर तो देखिए सारे ही अच्छे हैं, क्योंकि इनमें से मोस्ट ऑफ द रैपर वो हैं गाइस जो ना ऑलरेडी बहुत अच्छा कर रहे हैं। मतलब उनके वीडियोस हैं, कई हैं जो परफॉर्म कर रहे हैं अच्छे लेवल्स पे, तो बहुत बढ़िया है। सीधे मौत के लिए ओपन करती हैं, वो कोलैब कर चुकी हैं, तो मतलब ये हैं सब एस्टैब्लिश, सॉर्ट ऑफ एस्टैब्लिश आर्टिस्ट। तो बहुत बढ़िया है गाइस। अब आप जरूर बताइए गाइस, आपको क्या लगता है, कौन सा स्क्वाड आपको लगता है कि बहुत स्ट्रांग बना है, या कौन से आपके फेवरेट हैं, तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। पर चलो यार, सारी बात तो हो गई, सब बात हो गई, मुझे बताइए एंकर क्यों है वहां पे 2 बेचारे भाई? वो किसने बोला? रफ्तार ने कहा तेरे से ज्यादा स्क्रीन टाइम है उसका। बेचारों को यार, मतलब या तो आप उनको यूज करो, आप उनको यूज भी नहीं कर रहे, सारा काम तो एक और रफ्तार कर रहे हैं। हाँ भाई, सेकंड उनको बुलाओ। तुमने जब वहां एमसीज रखे हुए हैं तो एमसीज को ये काम करने दो ना भाई, कुछ तो करें। वहां वो आते हैं लास्ट में और शुरू में, और उसके बाद क्यों, किस चीज का पैसा दे रहे हो फिर? मेरे हिसाब से तो मेरे हिसाब से उनकी जगह पे प्योर एमसीज या रैपर्स होने चाहिए थे, और अनाउंसमेंट होना चाहिए था अलग अलग तरीके से। देखो एक चांस है मेरे दिमाग में, ये भी अभी मुझे स्विच हुआ कि क्या पता ये जब टॉप 16 होगा तो तब शायद एंकर्स का रोल बढ़े, मे बी पर अभी तक जो हमें लग रहा है वो कहीं ना कहीं प्रॉपर एमसीज अभी तो शायद, हाँ अभी तो ऑडिशन टाइप के ही चल रहे हैं। तो ये है कि अब चल रहे थे, अब होगा नहीं। अब जो अगला एपिसोड आएगा उसमें प्रॉपर टॉप 16 कंपीट करेंगे आपस में, राइट? बिल्कुल, तो वो बनेगा। तो गाइस कहीं ना कहीं अगर ओवरऑल रिव्यू की अगर हम बात करें भाई, तो क्या लगता है आपको? ओवरऑल रिव्यू 3rd and 4th एपिसोड वाज अ बैंगर फॉर मी। मैं सच बताऊं, मेरे लिए पैकेज निकल के आया, दानिश था, विचार निकल के आया, फिर सेंस की परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया थी। तो 3rd and 4th एपिसोड देखने में ना एक अलग वाइब क्रिएट हुई, मतलब मजा आया देखने में। ये तो है। तो गाइस ये तो बात सही गई भाई ने कि यार जो 3rd and 4th एपिसोड था ना, मतलब 1st and 2nd एपिसोड में मेरे लिए भी जो शायद कहीं ना कहीं चीजें सही नहीं हुई हमारे हिसाब से, वो कहीं ना कहीं 3rd and 4th एपिसोड में सही हो गई। ऐसे धमाके हुए जिनसे यार वो एक लेवल, और एक क्या हुआ कि 3 एपिसोड्स में ना कहीं मेरे लिए वो अभी सिलेक्शन ही चल रहा था तो सेम होता, 3rd में वो जैसी 2nd फेज में गए ना तो चीजें थोड़ा और बेटर होती गई। मतलब हसल ने ना एक स्टेप अप किया और पूरा का पूरा गियर ही चेंज कर दिया, क्योंकि होता क्या है ना भाई, जब आप बैटल उसमें आते हो ना, यही एक ऐसा फेज है जहां पे आदमी अपना ना बेस्ट उतारता है और उतारना भी चाहिए अगर आप यहाँ जरूरत भी वही है। बिल्कुल है, जरूरत भी वही है। और मेरे हिसाब से यहाँ पर आर्टिस्ट ने अपना बेस्ट करने की कोशिश करी, नहीं हुआ, इट वाज नॉट योर डे, पर जितनों ने भी किया दे आर इनसाइड। और सबसे बड़ी बात मुझे ये लगी कि जजेस आर डूइंग अ कमेंडेबल जॉब। सही बात है, बहुत मतलब फर्स्ट एपिसोड से 2nd एपिसोड में बेटर था, 3rd and 4th एपिसोड में बैंग ऑन डिसीजंस आए हैं। इवन डीएमसी का बहुत अच्छा डिसीजन रहे, रफ्तार इज गोइंग गुड, इक्का इज जहां पे रफ्तार की वो बात बहुत अच्छी लगी भाई, अगर वोल्ट ने गलती करी तो उन्होंने बता दिया भाई सबके लिए बराबर चांस है, आपका ही ऑलरेडी 2nd चांस है तो आपको नहीं मिलेगा, राइट? रफ्तार ने बहुत जगह पे
बच्चों को थोड़ा सा वो भी करा, जितने भी नए रैपर्स आए उन्होंने समझाया भी कहाँ पे कैसा हो सकता था, कहाँ से आप और बेटर साउंड कर सकते हो। हुक को भी वो और ऐसा आपको कर सकते थे, हुक को वो वहीं पर बना के सकते थे। और मुझे कहीं ना कहीं यही लगता है यही डिफरेंस है रफ्तार एंड बादशाह में। बादशाह में यही स्किल्स जो थे ना, ब्लिंग शो बहुत ज्यादा था। पर ये जो स्किल सेट था, ये जो स्किल्स थे या टेक्निक बोल लो आप, ये थोड़ा कमी लगती थी मुझे बादशाह में एज अ जज। पर रफ्तार इज डूइंग अ कमेंडेबल जॉब, जैसे वो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। इक्का रफ्तार दोनों मिलके जो एक टीम बने हैं एज अ जज, तो ये सारी चीजों को ना बहुत अच्छे से स्ट्रक्चर कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं और बता भी रहे हैं। मतलब पता चल रहा है कि यार जो जज बैठा है वो कहीं ना कहीं नॉलेजेबल है, उसको नॉलेज है उस चीज के बारे में और वो बहुत अच्छे से उस चीज को लेके आ रहे हैं। हाँ, कुछ चीजें ऐसी भी हुई जिसमें हमें थोड़ा सा लगा कि हम नहीं, जैसे सेंस के लिए उन्होंने बोला कि भाई राइमिंग वाली बात, तो वो हम कहीं ना कहीं थोड़ा उससे डिसएग्री करते हैं, तो हमने वो बात करी गाइस। तो ओवरऑल रिव्यू वाज गुड, बेटर होता जा रहा है हसल। अब देखिए कहीं ना कहीं कमर्शियल और हिप हॉप का ब्लेंड है, तो चीजें तो थोड़ा करेंगी। हमको देखते हैं अब आगे के एपिसोड जब टॉप सेक्शन स्टार्ट होगा तो किस तरह से होता है भाई, क्या लगता है, क्या क्या चीजें बदलती हैं, तो वो हम लोग उस बारे में फिर अगले एपिसोड और यार ब्रो, आई वांट यू टू मतलब जैसे बोलते हैं ना इनॉग्रेट, कि नेक्स्ट हफ्ते कौन आने वाला है। हाँ भाई, नेक्स्ट हफ्ते तो भाई जिसे कहते हैं कि वो गाता भी है, वो रैप भी कर जाता है, वो गाता भी है, वो रैप भी कर जाता है भाई। अब वो आ रहे हैं जिन्होंने भाई जो कभी कहलाया करते थे रॉको, फिर बने वो किंग रॉको, और आज वो किंग के नाम से पहचाने जाते हैं। और भाई नाम बना लिया बंदे ने, और ऐसा सुनने में आया कि भाई अगले हफ्ते वो आ रहे हैं, राइट? अगले किंग आ रहे हैं, किंग इज कमिंग। अब देखते हैं ये कैसा जाने वाला है, क्या होने वाला है, हम सब देखेंगे मिलके, एंड आप भी देखिएगा, हम भी देखेंगे, और फिर दोबारा से हम करेंगे पॉडकास्ट कि भाई क्या हुआ, कैसा हुआ, क्या ठीक, क्या करा। भाई हाइप बन चुकी है, जिस तरह के आर्टिस्ट आए हैं हाइप बन चुकी है, और नेक्स्ट गियर पे गया है हसल, तो मजा तो आ रहा है। बिल्कुल, ऐसा नहीं कहेंगे मजा नहीं आ रहा, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। और चीजें ना 4th एपिसोड के बाद से ना वो अंगार सुलग चुके हैं, ऐसा लग रहा है। और कुछ क्लिप्स भी देखी मैंने, उसमें 99 साइड की एक क्लिप आई थी जिसमें वो फुल मतलब, और इक्का बोल रहे भाई तूने हत्या कर दी, एक मतलब थोड़ी सी गाइस छोटी सी क्लिप चलाई उन्होंने जो आगे की वो थी। पर आई थिंक नेक्स्ट एपिसोड इज गोइंग टू बी गुड। इवन 4th में भाई आपने नोटिस करा होगा, 4th वाले में उन्होंने लास्ट में सबने साइफर भी करा, साइफर तो एक एंड बहुत अच्छा दिया, एपिसोड को एक एंड अच्छा दिया, सबने साइफर करा, खुशी मनाई, पार्टी का होता ना एक आफ्टर पार्टी टाइप का उन्होंने करा, और बहुत अच्छा एंड दिया। तो ये है कि अभी जर्नी बहुत आगे की है, अभी तो बहुत लंबी है, अभी दिल्ली दूर है और बहुत मजेदार है। तो गाइज ये तो हमारा पॉडकास्ट था, ये हमारे व्यूज थे, और हमें लगा कि थोड़ा कूल होके बात करते हैं, जरा देखते हैं कैसा लगता है। कई चीजें माइट भी शायद बहुत लोगों को शायद हमसे वो ना करें, उनको ना लगे कि ये सही है, पर आप अपना जो भी आपके विचार रहे हैं प्लीज कमेंट बॉक्स को यूज जरूर करिएगा और बताइएगा, और हमें बताइएगा हम कहां कहां इंप्रूव कर सकते हैं, आपको और क्या क्या चीजें लगती हैं, अपने वो सजेशन दीजिएगा, वो सारी चीजें आप हमें करिएगा, और कौन सी चीज आपको कैसी लगी और किन चीजों पे जहां पे हम जो बात बोल रहे हैं और आपका उस पे एक अलग माइंडसेट है, आप अलग सोचते हैं, तो प्लीज कमेंट बॉक्स पे जरूर बताएंगे, राइट? तो गाइज अब हम चलते हैं, हम फिर वापस आएंगे तड़कते फड़कते पॉडकास्ट के साथ। टिल देन वी आर जुयाल ब्रदर्स साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय श्री राम।